गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। वीक का आगाज़ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और अच्छे से मूड के साथ आगाज़ करें। और सबसे पहले एक अच्छी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आसपास गर्मियों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और वो है पानी का मसला। तो कुछ लोगों के बोर जो है वो सूख चुके हैं, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम चल रहा है कि उनके घर टैंकर अभी तक नहीं पहुंचा, कुछ लोगों का क्या मसला चल रहा है। लेकिन ओवरऑल गर्मियों में हर दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया जाता है कि पानी का लेवल चूंकि ज़मीन के अंदर कम चला जाता है, नीचे चला जाता है और पानी की यूसेज वैसे भी बढ़ जाता है। दिन में 2-2 दफ़ा मोटर आप लोग लगाते हैं या जिस भी तरीके से नहाना होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है पानी, स्विमिंग पूल्स में पानी इस्तेमाल होता है। तो कहना ये मैं चाहता हूँ कि पानी का जितना भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नहायत ही एहतियात के साथ करें, पानी का ज़िया हरगिज़ ना करें। वज़ू के वक्त अक्सर हम लोग ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं। इसके अलावा भी ब्रश करते हुए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप लोग पानी का ज़िया करते हैं, जो वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नजम, आप तो बहुत अकलमंद इंसान है, मुझे नहीं पता था। आपने सवेरे इतनी अच्छी बातें की है कि मेरे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बची। आपने बड़ी अच्छी टिप दे दी कि आपने पानी कम इस्तेमाल करना है। हाँ। और ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ धो के सड़कों में पानी नहीं बहाना, क्योंकि ज़ाहिर है पानी हमें आने वाली नस्लों के लिए भी बचाना है। एनीवेज, अब क्योंकि हम गप्पे शप्पे लगाते रहेंगे तो हमारी खबरें रह जाएंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी मज़ेदार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की एक वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी होगी। कल भी वो ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने भी कोई चौके छक्के लगाए हैं और बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं, वो बड़े फिट नज़र आ रहे थे। यस, अब ये जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की है वज़ीर आज़म ने। उन्होंने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए हम हमेशा बजट से उम्मीदें लगाते हैं। उसके लिए अच्छी मईशत का होना ज़रूरी है और अच्छी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी हो। इकनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। यस, तो तमाम तर जो सूरत हाल थी, इवेंट क्या था, वज़ीर आज़म ने क्या कहा, उस पर हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके सब्जाजार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान से अंधेरों का खात्मा हुआ और सी पैक के तहत तरक्याती मनसूबों का आगाज हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तरक्की की रफ्तार को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि धांधली की पैदावार फिस्ताई हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर तवानाई और सी पैक मनसूबों समेत तमाम मनसूबे रोक दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरान खान की तवज्जो अपोजिशन पर सियासी केसेस बनाने पर रही। अगर उनकी तवज्जो तरक्याती मनसूबों पर होती तो मुल्क को मुश्किलात का सामना न होता। नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो पाकिस्तान के अंदर बिजली के अंधेरे खत्म हुए, सड़कों का जाल बिछा, इमरान खान ने सी पैक के मंसूबे, तमाम मंसूबों को खत्म कर दिया गया। हत्ता कि उसको दिन रात एक ही काम था कि मैं किस तरह इनको दीवार के साथ लगाऊं। अगर ये जो वक्त उसने हमें जेलों में भिजवाने के लिए सर्फ किया, इसका आधा हिस्सा भी अगर वो मेहनत करता तो आज पाकिस्तान की मईशत का हाल ये ना होता। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हम लाख कोशिशें कर लें, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उसके लिए नवाज शरीफ की लीडरशिप में मुस्लिम लीग नून और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। तवक्को है कि रवा माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सानहा 9 मई मुल्क दुश्मनी से कम नहीं, फसाद के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। हमने तमाम अपनी जो तरफ से जो भी शराइत थी वो पूरी कर दी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहिदा इसी महीने में होगा। 9 मई को जिन लोगों ने इमरान खान न्याजी के उकसाने पर ये पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा फसाद बपा किया, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, ये तो दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ ना कर सका। इसलिए कानून अपना रास्ता लेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों को बाख्तियार बनाने और उनकी सलाहियतों में इजाफे के लिए इकदाम जारी रखेगी। इससे कबल मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। उन्होंने आवाम को फराहम करदा खेलों की मियारी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के साथ बैडमिंटन और कैरम बोर्ड गेम्स में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलखुसूस खवातीन के लिए खेलों के अलहदा इंतजाम की तारीफ की और कहा कि कॉम्प्लेक्स की 50% रुकनीत तलबा को मुफ्त फराहम की जाए। ख़वातीन वज़ीर, एक तो बजट इतना अच्छा पेश हुआ और फिर उसके बाद से फौरी तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो गई और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए ख़ास तौर पर इस दफ़ा नौजवानों में जितना इन्वेस्ट किया गया, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि मैं तो पर्सनली वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। लगातार 4 साल जो है पंजाब यूथ फेस्टिवल में जा चुका हूँ, कभी डिबेट कॉम्पिटिशन, कभी किरत में, कभी डिक्लेमेशंस में। तो वो चीज़ उस वक्त से लेके आज दिन तक का जब मैं सफ़र देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यकीनी तौर पर नौजवानों के ऊपर जब भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसका आउटकम बहुत अच्छा निकला है। तो ये स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छी चीज़ थी, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आना।
अब जरा बढ़ते हैं मौसम की सूरत हाल की तरफ, क्योंकि ये वो अपडेट है जो आप लोग तमाम जानना चाहते हैं, हमसे ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछते रहते हैं। तो आज इस पर भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सूरत हाल ये है जो नजर आ रही है कि वेदर फोरकास्ट आपको फोन के अंदर आपका दिखाता है कि अगले पूरे हफ्ते बारिशें हैं, इसी तरह अगले हफ्ते की बारिशें नजर आ रही हैं। लेकिन नजर कुछ दिनों पहले हमने जो बाइपर जॉय तूफान के बारे में बताया था, उस वक्त तक सूरत हाल ये थी कि उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा था, वो कराची के करीब करीब नहीं था। लेकिन अब उसका फासला आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और सूरत हाल काफी परेशान कुन होती जा रही है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और उसके अलावा तमाम जो जरूरी इंतजाम है वो भी कर लिए गए हैं। तमाम स्टाफ जो है करीबी अस्पतालों का, उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो मौजूद रहें। इसके अलावा जहाज़ों और कश्तियों को फौरी तौर पर महफूज करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। और बंदरगाह पे मौजूद जो सामान था, दीगर अशिया थी, ज़ाहिर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो उनको भी सेव करने की हिदायत की गई है। और समंदरी तूफान वाइपर जो है 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाली बहरे हिंद में मौजूद है और बहुत जो करीब लोग रहते हैं उनके लिए परेशानी का बायस इसलिए कि ज़ाहिर है उसकी वजह से झक्कड़, तेज़ हवाएं, आंधी और साइन बोर्ड्स गिर जाते हैं। साइन बोर्ड्स उतारने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले आने वाले दिनों में और अभी से एहतियाती तदाबीर भी लेना शुरू कर दी गई हैं। और यहाँ तक शहरियों को कहा जा रहा है कि आप लोग समंदर की तरफ ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी मसला इस तरीके से हो सकता है। तो ये सूरत हाल है। और लेकिन सलमा, इसके अलावा भी हम लोग देखें तो मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल पे भी हम लोग बात करेंगे। और ओवरऑल सूरत हाल के नजम ये भी जान लेते हैं, अभी हमें ज्वाइन कर लिए डीजी मेट ऑफिस महर साहिबजाद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपको भी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैर खैरियत। जो आपने बता दिया ना कि बाइपर जो है वो अपनी शिद्दत उसमें ज्यादा हो रही है। शिद्दत इस वक्त जो नजर आ रहा है ना हमें, वो यानी आज उसका फासला जो रात हमने देखा है वो तकरीबन 670 किलोमीटर कराची के साउथ में है। उसकी शिद्दत थोड़ी सी और ज्यादा होगी है कि जी हवाएं जो है वो 220 किलोमीटर जो है अपने सेंटर के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रही हैं। जो उनकी स्पीड है वो तकरीबन 220 तक जा रही है, यानी 150 से 180 तो नॉर्मल चल रही है। लेकिन 220 तक भी किसी वक्त गस्ट हो सकता है। तो इसकी शिद्दत अभी तक जो है ना, अभी तक ये एक जोर ही पकड़ता जा रहा है और जो करीब आ रहा है लैंड के। तो अब देखें इसके चांसेस जो हैं कराची के ईस्ट की तरफ ज्यादा है, केटी बंदर या इन इलाकों में या गुजरात को। तो ये तकरीबन इसकी डेट जो है वो 14 तारीख लग रहा है कि ये जमीन से टकरा जाएगा। और फिर जो सूरत हाल होगी, तेज हवाएं बहुत ज्यादा होंगी, उनके नुकसान बिल बोर्ड आपने बताया, फसलें भी हैं। और इसके अलावा जो खास तौर पे जो है नेवी को हमने बता दिया है या शिपिंग कॉरपोरेशन उनको बता दिया है। ये छोटी कश्तियों को भी हमने वार्निंग दे दी है कि जी वो बिल्कुल गहरे समुंदर बल्कि समुंदर की तरफ जाए ना। तो सूरत हाल बहरहाल देखें, अल्लाह ताला ठीक करे। लेकिन ये है कि इसमें लहरों की जो ऊंचाई है वो अभी तक 3 से 3.5 मीटर जो है ना वो बुलंदी तक जा रही है। अच्छा मेहर साहब, ये फरमाइएगा कि एग्जैक्टली ये ईस्ट कराची जो आपने जगह मेंशन की है ये कौन सी जगह है? और दूसरी चीज़ ये कि पिछले तकरीबन 4 दिन पहले हमने इस पर बात की थी तो उस वक्त के मुताबिक 1352 किलोमीटर का फासला था और अब तक आप बता रहे हैं 600 समथिंग रह गया। तो ये काफ़ी तेज़ी से तूफान आ रहा है। इसका ये मतलब है कि जो आपने 14 तारीख एग्जैक्टली मेंशन की, हाँ अगले 2 से 3 दिनों में ये कराची के बिल्कुल साहिल पर पहुँच जाएगा। ये बिल्कुल इसकी वो देखें, एक तो जो हमें इतलात मिल रही है ना कि ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल जो है ना वो जो इस वक्त बनी हुई है कि इसकी शिद्दत में कमी की बजाय ये वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो ये बाकी मुल्क में जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, बारिशें और काफी तेज आंधियां चल रही हैं, क्या ये इसी बाइपर जॉय का इम्पैक्ट है? नहीं, बाइपर जॉय का इम्पैक्ट अभी तक नहीं है। ये वेस्टर्ली वेव भी हमारे ऊपर जो है वो उसका भी वो भी एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आने वाला हफ्ता जो है यानी परसों से कल या परसों से 14 तारीख से ये हमारे अपर एरियाज या कुछ हैं तो वहाँ पे भी, हाँ ये जरूरी बात है कि जी बाइपर जॉय का भी मॉइस्चर जब फजा अपर एयर के थ्रू पहुंचेगा और उधर कोल्ड वेव होगी तो कुछ इलाकों में वो भी बारिश ज्यादा हो सकती है। हमारे बस्ती पंजाब या इन इलाकों में भी बारिश जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अच्छा, तो ये ठीक है। तो इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जब 14 को आप कह रहे हैं कि टकराएगा तो इसका दौरानिया कितनी देर का है? एक दिन है, कुछ घंटे है? जो हमारी कैलकुलेशन है या जो हमें लग रहा है
ये 16 को खत्म होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। 16 को 2 खत्म होना दिन शुरू बहुत हैवी रहेगा। और महर साहब साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि क्या माजी में भी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती रही है, इससे कितना हमें खतरा महसूस कर सकते हैं हम, या कितना ये डैमेजिंग हो सकता है हमारे लिए? देखें, कोई भी चीज डैमेजिंग पे बहुत ज्यादा हो सकती है, शिद्दत के पहले भी आते रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जी इस वक्त सारी एजेंसीज को जो है ना वो बर वक्त इतला दी गई है, दे दी गई है। लोग अपना थोड़ा सा आप एहतियात कर ले, जिनके वो आपको पता है कि जी हमारे ये ठट्टा बदीन या इनमें जो ओपन एरियाज में घर होते हैं या वो छतें होती हैं, वो बिल्कुल वो ऐसी ही होती हैं, वो बेचारे लोग काफी तंग होंगे उससे। लेकिन ये है कि दीवारों से महफूज रहे, क्योंकि उन इलाकों में हवा काफी तेज चलने के चांसेस होते हैं, जिससे दरख्त भी गिरने के, बिजली के पोल भी गिरने से और छतें भी उड़ के गिर जाती हैं। तो ये चीजें जो है ना, एहतियाती तदाबीर जो है, ये बिल बोर्ड जो है खास तौर पे अगर किसी जगह पे लगे हुए हैं तो ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर आप देखें, 10 दिन से हम सिचुएशन जो है आपके साथ मीडिया के थ्रू डिस्कशन हो रही हैं, तो इंशाल्लाह लोग एहतियात तो करेंगे। अब इतनी भी नहीं है, ये इतलात जो हैं जो मैं और आप कर रहे हैं, ये हर एक तक इंशाल्लाह पहुंच चुकी होंगी। सुन रहे होंगे लोग हमें, और वो अपना बेहतरी की जानब जो है वो कदम उठाने के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक का घर बड़ी मुश्किल से बनता है। तो हम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला उसको आबाद ही रखे। बाज़ बात ये भी होता है कि अब इसमें शिद्दत आ रही है तो एकदम कमी भी आ सकती है, ये जरूरी भी नहीं है कि ये इसी शिद्दत के साथ ही आता रहे। वजह क्या बनती है शिद्दत इख्तियार करने की? देखें ये चीज हमने मानसून से पहले भी हमने बताई थी कि हमारे पास जो भी हमारा एक सिलसिला होता है ना, एक हम अल नीनो या ला नीना का जिक्र करते होते हैं। अल नीनो और ला नीना जो होता है वो पैसिफिक ओशन पे बनता है कि अल नीनो में टेम्परेचर जो है समुद्र के ऊपर हाई हो जाता है, ला नीना के दौरान जो होता है कूलिंग फेज होता है। इसी तरह हमारे पास हमारे इंडियन ओशन डाइपोल एक मोमेंट हम कहते होते हैं, IOD, इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट ये होती है कि जी आपके समुंदर के जो है अगर वो पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर ये नेगेटिव की तरफ हो तो कूलिंग फेज होता है। अब सूरत हाल जो बनी हुई है हमारे बहरा अरब पे जो है ना, इंडियन अरेबियन सी पे या इंडियन ओशन पे, ये है पॉजिटिव साइड पे, यानी ये गर्म है। गर्म होके फिर वो वहां पे जो है ना, वो आपको पता है कि जी गर्मी से प्रेशर लो होता है, और फिर ये चीजें डिप्रेशन या लो प्रेशर, पहले ये 4 को ये डेवलप हुआ है, 5 को, बल्कि 5 को हुआ है। ये सुबह के वक्त ये एक लो प्रेशर एरिया बना था, शाम तक ये डिप्रेशन में तब्दील हो गया, और 6 से इसने साइक्लोनिक शक्ल इख्तियार कर ली है। तो यानी पानी जो था वहां पे टेम्परेचर ज्यादा था, इक्वेटर पे वैसे भी टेम्परेचर ज्यादा है, और जो सिचुएशंस है वो हमने पहले भी बताया था कि इस साल अरेबियन सी चूंकि कूलिंग जो गल्फ हमारे पास बे ऑफ बंगाल है वो कूलिंग फेज में है, और ये जो है अरेबियन सी और इस साइड वाला जो है ना वो गर्म में होगा, तो साइक्लोनिक जो है ना वो सर्कुलेशन होंगी। इससे पहले भी आपको पता है 2 हफ्ते पहले एक बना था मोखा, तो उससे भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन वो उधर ही अंदर ही समुद्र के अंदर ही खत्म हो गया, किसी जगह पे हिट नहीं किया। लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, काफी ज्यादा इसके अंदर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया, जिससे हवाएं जो है वो बहुत ज्यादा शदीद हो गई हैं, और फिर इसकी मूवमेंट भी चूंकि इधर की तरफ ही हमारी लैंड की तरफ ही हो गई है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक चीज हो गई है। जी सर, बहुत शुक्रिया। महर सबजत खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, DG मेट। बहुत शुक्रिया सर अपडेट करने के लिए। आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरीके से मेट की जानिब से बताया जा रहा है, हुकूमत सिंध की जानिब से कहा जा रहा है, आप लोगों को पहले भी इस पर अपडेट किया गया कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, समंदर के इर्द गिर्द एरियाज पे जाने से अवॉइड करें, और करीबी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी खुसूसी हिदायत जारी की गई है कि वो अपने लिए कोई सेफ बंदोबस्त कर लें। अगर नकल मकानी कर सकते हैं, मुमकिन है तो जरूर करें, और इसके अलावा बिल बोर्ड से बचें। आंधी वाले दिनों जान की हिफाजत सबसे पहले
पहले फ़र्ज़ है आप पे, क्योंकि माली चीज़ें जो होती हैं वो तो बन जाती हैं अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला दे, तो इसलिए जान बचाना फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट का काम है आपको इंडिकेट करना, आपको बताना। जब आपको पता चल गया कि एक जगह ख़तरा मौजूद है तो आपको चाहिए कि हिफाज़ती इंतज़ाम पहले से कर लें। अब एक तरफ तो सूरज आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ तूफान आंखें दिखा रहा है, पानी का मिजाज भी अच्छा नहीं है, सूरज का मिजाज भी अच्छा नहीं है, लेकिन इस सब के साथ साथ एक और सूरत हाल जो है वो हर दिन इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए होता है किसी ना किसी दिन को हमने किसी खास मकसद के साथ मंसूब किया होता है, और उस खास मकसद के लिए आगाही पैदा करने के लिए हम बात करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें माशरे में पनप रही हैं जिनको ख़त्म करना, उनका तदारुक करना बहुत मुश्किल है। चाइल्ड लेबर इज़ वन ऑफ दैम। बच्चों से मुशक्क़त कराना, बच्चों से नौकरी कराना, पेरेंट्स के लिए भी, जिन लोगों के पास बच्चे काम करते हैं, दोनों के लिए एक ऐसी बात है जिसको ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इन डेप्थ हक़ाइक़ को देखा जाए तो जो फैमिलीज़ बच्चों से काम करा रही होती हैं उसके पीछे उनके पास भी कुछ रीजंस होती हैं, और जो बच्चे बच्चों से काम ले रहे होते हैं, जो फैमिलीज़, उनके पास भी कुछ रीजंस होती हैं कि इनकी हम फैमिली की मदद कर रहे हैं। और जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उनके पास भी रीजन होती हैं। कई दफ़ा ऐसा, आज 12 जून चाइल्ड लेबर के हवाले से आज आलमी तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है, और आज के दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम इसकी नफ़ी करें। और अब हमारे माशरे में हम लोग देखें तो कई दफ़ा हमने खुद कोशिश की कि ऐसे बच्चे जो इस वक्त कचरा चुन रहे हैं, कबाड़िए का काम कर रहे हैं, किसी के साथ मैकेनिक का काम कर रहे हैं, कहीं पर इलेक्ट्रिकल शॉप्स पर मौजूद हैं, उनको पढ़ाने के लिए कई दफ़ा हमने एक एक्सपीरियंस भी किया, वर्कशॉप भी करने की कोशिश की। वो एक दिन तो आते हैं, उनको आप जितनी मर्जी लालच दे दें वो दूसरे तीसरे दिन नहीं आते, और फिर जब उनके घर तक पहुंचे तो यही पता लगता है कि उनके वालिदैन की जानिब से कहा जाता है कि या तो कोई बीमार है, घर में वो वाहिद कफील होते हैं बच्चे, कहीं कहीं ऐसे केसेस भी मौजूद हैं। तो अब इनका तदारुक किया क्या जाए, और उन बच्चों को जो हम एजुकेशन देख रहे हैं तो उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं इंडिविजुअली तौर पर क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आपकी ये हमें जरूर देखना है। और 5 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं खास तौर पे उनसे मुशक्कत ली जाती है, क्योंकि 15 साल के बाद तो बच्चा थोड़ा सा समझदार हो सकता है। अब ये 5 से 15 साल वो एज होती है जब बच्चे को तालीम की ज़रूरत होती है, उसको अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, उसको अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है। वो पाकिस्तान का एक बेहतरीन शहरी बन सकता है, वो पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो नन्हे हाथ मुशक्कत कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो तालीम हासिल कर सके। यहाँ से महरूमी का आगाज़ हो जाता है। और ये दिन मनाने के लिए जो इंटरनेशनल डे था इसकी बुनियाद रखी गई थी 2002 में, और 2002 से लेके अब तक बहुत सी डेवलपमेंट्स भी हुई, बहुत से लोगों में शऊर और आगाही पैदा हुई, बहुत से लोगों ने बीड़ा उठाया ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत सी ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ऐसे बच्चों को ना सिर्फ बुला के पढ़ाती हैं बल्कि उनको कुछ माली तौर पे भी उनकी मदद करती हैं, ताकि बच्चे की ज़रूरत भी पूरी होती रहे, उसकी फैमिली भी सेटिस्फाइड रहे और बच्चा तालीम भी हासिल करे। बल्कि इसी पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है आज के दिन के हवाले से, आप लोग देखिए। साल 2023 में बच्चों से जबरी मुशक्कत के खात्मे के खिलाफ आलमी दिन का मौजू समाजी इंसाफ सबके लिए रखा गया है। ये दिन पहली बार बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2002 में शुरू किया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद मुलाजमत के लिए कम अज़ कम उम्र का तयन करना, काम की जगह पर बच्चों पर तशद्दुद का खात्मा शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने चाइल्ड लेबर की अहमियत को तस्लीम करते हुए मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें 2021 को चाइल्ड लेबर के खात्मे का बैनुल अक़वामी साल करार दिया गया, ताकि बच्चों से ली जाने वाली मजदूरी के मसले की निशानदेही की जा सके और चाइल्ड लेबर की मदद के लिए रहनुमा असूलों की वजाहत की जाए। बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में खास तौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में करोड़ों लड़कियां और लड़के ऐसे कामों में मुलविस हैं जो इन्हें मुनासिब तालीम, सेहत, तफरी और बुनियादी आज़ादियों से महरूम रखते हैं। इस तरह उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों से मुशक्कत के हवाले से कवानीन बनाए गए हैं जिन पर हुकूमत सख्ती से अमल करा रही है। मुल्क में मौजूद सरकारी और निजी इदारे भी इस हवाले से हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल की निशानदेही के साथ साथ कम उम्र बच्चों के लिए तालीम समेत दूसरी सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अली गुल की आप रिपोर्ट देख रहे थे, और चाइल्ड लेबर के हवाले से ही आज हम लोग बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक यही होगा, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर कौमी कमीशन बराए हकूक़ इत्फ़ाल और वज़ारत इंसानी हकूक़ जनाब खालिद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? फ़ाइन, अल्लाह का शुक्र जी। सर ये फरमाइएगा, 12 जून का दिन है और आज ये बच्चों और बच्चियों की उम्रें जिनकी 5 से 15 साल है या जिस भी उम्र में आप देख लें, उनके पास बहुत सारे जवाज़ मौजूद होते हैं। जिस तरीके से हम पहले जिक्र कर रहे थे, उनकी फैमिली के पास भी जवाज़ मौजूद होते हैं, और जो उनसे काम ले रहे हैं वो मैकेनिक की शॉप है
या कबाड़िए की शॉप है, उस शॉप वाले के पास भी होते हैं कि हम नहीं रखना चाहते लेकिन उनके वालिदैन आके हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप इनको काम पे रख लें, कुछ ना कुछ काम या आपके आ जाएंगे। तो सर ऐसे सिनेरियो में आज के दिन को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। प्लीज़। नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जी प्लीज़। ये कमीशन 2017 में गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक है। और इसकी कमीशन की 3 साल की मुद्दत होती है। ठीक है। और जो नया कमीशन है ये अभी रिसेंटली अप्रैल के 11 अप्रैल को ये नोटिफाई हुआ 2023 में जी। ठीक है। तो इसमें मेंबर्स होते हैं हर सूबे से एक मेंबर और एक मेंबर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से, और 2 बच्चे मेंबर होते हैं। अच्छा, 2 बच्चे मेंबर होते हैं। और जिस साल गवर्नमेंट ने मेंबर लिए हैं वो बच्चे, एक बच्ची और एक बच्चा, जिन्होंने के पूरे पाकिस्तान में टॉप किया अपने अपने फील्ड में। द चाइल्ड इज़ फ्रॉम ओकाड़ा एंड द गर्ल इज़ फ्रॉम कराची, वेरी टैलेंटेड चिल्ड्रन। तो इस कमीशन के कुछ हैं फंक्शंस हैं, मोटे मोटे यही है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना, मशवरे देना, जो मुख्तलिफ UN के कन्वेंशन हैं उनको वक्तन फ़वक्तन रिव्यू करना, जो मुख्तलिफ कवानीन हैं उनको रिव्यू करना, और सूबों के साथ रवाबत रखना और कोऑर्डिनेशन करके वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट को तजावीज़ देते रहना। तो बड़े इसका रोल बड़े अहम है। और ये मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ये एक इनिशिएटिव है, इस बारे में कमीशन बनाया। सर आप चूँकि मेंबर भी हैं कमीशन के, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो ये बता दें कि लॉ क्या है, कानून क्या है। हम किसी बच्चे को ऐसे मुशक्कत करते हुए देखें, बच्चे की उम्र कम है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? बच्चे की पहले जो उम्र डिफाइन की गई है ना, वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसको CRC कहते हैं। उस कन्वेंशन के तहत बच्चे की उम्र 18 साल तक तय की गई है। अच्छा। आगे मुख्तलिफ अपने अपने मुल्क के अपने अपने हालात के मुताबिक मोल्ड कर लिया उनका, लेकिन इंटरनेशनली उम्र 18 साल ही है। ठीक तो जो कवानीन की बात की आपने कि कवानीन गवर्नमेंट ने काफ़ी हैं, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है फेडरल लेवल पे, और इसी तरह के उनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड भी एक्ट्स हैं, और सारे सूबों में भी इसी तरह के प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सारी उनकी जो चारों सूबों में उसके कवानीन हैं। और उसके तहत कवानीन तो हैं हमारे मुल्क में माशाल्लाह। कवानीन तो हम बना लेते हैं बड़े बड़े हम, लेकिन असल मसला आता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन का। ये सिर्फ बच्चों के हकूक़ के बारे में नहीं, सब कवानीन के बारे में ये ऐसे ही हाल है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट के पास इतनी पावर या वो चीज़ें नहीं, वो अवाम ने खुद उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो जो शुरू में इन्होंने सवाल किया कि जो वर्कशॉप से मुख्तलिफ वर्क प्लेस से बच्चे काम करते हैं उनके हालात कैसे हैं, तो उस पर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। यानी ये जो दिन मनाया गया ये 2002 में ILO ने इसको डिक्लेयर किया, और उसके बाद 2021 में यूनाइटेड नेशन ने पूरा साल पूरी दुनिया में मनाया गया। और हमारे यहाँ पे फिर इसके मुताबिक जैसे आज का दिन आप लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाकी भी इदारे कर रहे हैं, तो उन बच्चों पे जो ये काम करते हैं उनको वक्तन फ़वक्तन रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, कोशिश करते हैं वो। असल बात फिर वो आती है, जारी बात है सर, इतना बड़ा एरिया कैसे, हाँ कोशिश तो बिल्कुल जारी होती है। पाकिस्तान में आबादी किसी स्टडीज़ के मुताबिक तकरीबन 12 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, और पूरी दुनिया में तकरीबन 150 मिलियन बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। दुनिया की हम बात छोड़ें तो हमने तो अपने घर की बात करनी, पाकिस्तान की। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जैसे भी आप दोनों जिक्र कर रहे थे कि सबसे बड़ा मसला है हमारी पावर्टी, और फिर हम उसका जिक्र आमतौर पर नहीं करते, लेकिन मैं ज़रूर करता हूँ क्योंकि मैंने इस फील्ड में 50 साल काम किया है। हमारी जो ओवर पॉपुलेशन है ना, बिल्कुल हमारी हर साल कम से कम कोई 50 लाख आबादी बढ़ती है, और 50-45 लाख आबादी नॉर्वे की या स्वीडन की आबादी है कि हम हर साल एक पूरे मुल्क के बराबर। बताइए मसाइल कैसे और इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है स्वाय अवेयरनेस पैदा करने की। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है, उनकी वजारतें हैं, सूबे में महकमे हैं, NGOs हैं, लेकिन बहरहाल ये काम सर एक ज़माने में चाइना में पॉलिसी आई थी 1 फैमिली 1 चाइल्ड, क्या ये इम्प्लीमेंटेबल है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमारे यहाँ? इम्प्लीमेंटेबल क्या चीज़ नहीं है, मुल्कों ने किया है इसको, यानी हमें करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, लेकिन वो कुछ अवामल है पहले उनको तो हम ठीक करें ना। मतलब 1 मेंबर, अब जैसे हमारे हालात हैं, आप जाएं हमारे जो सनती शहर हैं, कसूर चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, गुजरांवाला चले जाएं, सखर चले जाएं, वहाँ के जो हालात हैं, अब पेरेंट्स के लिए ना तो तफरीह गाहें हैं, ना को अपना लिया टाइम कहाँ गुजारना है,
फैमिली को कहाँ लेके जाना है। अच्छा सर, एक और चीज़ में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, हम लोग चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट हैं, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हैं? देखिए ये दोनों में फ़र्क है। फ़र्क है ना? जो चाइल्ड एट वर्क है ना, हाँ, वो ज़रा फ़र्क है। Exactly. मसलन बाद बच्चे वो स्कूल के बाद हाँ, तो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कर लेते हैं। एग्जैक्टली। बाद बच्चे अपने वालिदैन को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा सर आजकल एंटरप्रेन्योरशिप में देखें कितने बच्चे 14-14 साल 13-13 साल Online के बहुत बच्चे सारे बच्चे एक्टिव हो काम रहे बड़े हैं। करते हैं। ये है चाइल्ड वर्क, दिस इज नॉट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर है वो ज़रा मुख्तलिफ है। जैसे अभी जिक्र हुआ कि वर्कशॉपों में, इंडस्ट्रीज़ में, आप कभी जाके देखें कसूर में टेंडरीज की एक पूरी इंडस्ट्री है, वहाँ मैंने पर्सनली देखा है। उन टेंडरीज में आप वहाँ जाके कोई भी इंसान 10 मिनट उन इलाकों में रुक नहीं सकता, इतनी स्मेल वहाँ पे होती है। इसी तरह आप टेक्सटाइल में चले जाएं, टेक्सटाइल में कोई इंसान भी 5 साल काम कर ले तो उसको सांस की बीमारी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। वहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं। सर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काम तो करते हैं, वसाइल नहीं रखते, लेकिन पढ़ना चाहते हैं। पीटीवी चूंकि हर जगह देखा जाता है पाकिस्तान में, जहाँ पे और चैनल्स नहीं आते वहाँ भी पीटीवी ज़रूर आता है। अगर कोई बच्चा आपके कमीशन को अप्रोच करना चाहे कि मैं पढ़ने की ख्वाहिश रखता हूँ लेकिन मेरे वसाइल नहीं है, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि लोग आपको कॉन्टेक्ट करें? जी उसमें है कि बाज़ वैसे गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान बैतुल माल ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और पूरे मुल्क में बड़े स्कूल बनाए। वो स्कूल थे, उन्होंने जैसे प्राइमरी स्कूल का सिलेबस है ना, प्राइमरी क्लास तक उसको कैप्सूल किया उन्होंने, यानी थोड़ा सा मुख्तर करके, ताकि ये बच्चे उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। उनके है बाकी और बड़े अदारे हैं जहाँ पे इन बच्चों को तालीम के लिए भेजा जा सकता है। यानी हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो पाकिस्तान में हैं तकरीबन 2.25 लाख हैं और बहुत सारे स्कूलों में एनरोलमेंट पूरी नहीं है। इन बच्चों को वहाँ भेजा जा सकता है। लेकिन पहले जो बात हुई कि जो पेरेंट्स हैं जिनके मुख्तलिफ महरक़ात हैं, वजूहात हैं, ये बच्चों को चाइल्ड लेबर क्यों करवाते हैं? जिस घर में वो मर्द की आमदनी महीने की 20-25 हज़ार है और माशाल्लाह 10 बच्चे हैं, कैसे गुजारा करेंगे? उन फैक्टर्स पे भी हमें गौर करना है। ये बच्चों को चाइल्ड लेबर क्यों करवाई जाती है? कुछ थोड़े से इंसेंटिव, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इज़ गुड इंसेंटिव, उसको भी कुछ थोड़ी सी रीमोल्ड करने की ज़रूरत है। उसके तहत ही बच्चों को स्कूलों में तालीम दी जा सकती है। बहुत सारी NGOs हैं जिनका नाम ले सकता है इस वक्त में, जो तालीम पे काम कर रही हैं और बच्चों को बड़े इंसेंटिव देती हैं। सर अच्छा, मैं आपको एक चीज़, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मैं जो अभी आपकी बात सुनते हुए और इस सारे सिनेरियो को दिमाग में बनाते हुए एक स्केच मेरे जहन में आया, और वो ये है कि सर ये सारी दिमाग की गेम है। जो इंसान ये समझता है कि मेरा बच्चा बाहर काम कर रहा है और उसकी वजह से मुझे पैसे आ रहे हैं, वो पैसे बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपने बच्चे से चाइल्ड लेबर ही करवानी है तो स्कूल का टाइम आपका फ्री हो जाता है बच्चे का 1-2 बजे तक, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं और उनकी फ़ीस बहुत मिनिमल है, वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जाके बात करेंगे तो वो वेव ऑफ भी बिल्कुल हो सकती है। किसी न किसी तरीके से आपके हेल्थ के निज़ाम भी, आपके गवर्नमेंट जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ से पूरे हो रहे हैं। तो सर फिर अगेन ये बच्चे के, ये माँ बाप के माइंडसेट की बात यहाँ पर आ जाती है कि वो अपने बच्चे को अगर एजुकेशन में डालेंगे, वो उस बच्चे से मुशक्क़त वो करवाएंगे 4 साल 5 साल, वही मुशक्क़त वो करते करते इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि उसको कोई कंप्यूटर की जॉब मिल जाएगी, किधर रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाएगी, और वहाँ से फर्दर आगे अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इतने मसले मसाइल हमारे एट लार्ज स्केल पे हुकूमती सतह पर नहीं होते जितने हमने इंडिविजुअल सतह पे उसको मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर बनाए होते हैं? बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए, उनके मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है। माइंडसेट क्या होता है, उनका ज़हन साजी कैसे करनी है पेरेंट्स की जो बच्चों को काम के लिए भेजते हैं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो शुरू फिर वही होगा कि पहले साइज ऑफ फैमिली, वो हमारा, वो तो आपकी बिल्कुल बात है, हर मसले का जड़ है। हाँ, पॉपुलेशन। मतलब मैं बाद लोगों को जानता हूँ, आई नो ए पर्सन, यू मस्ट आल्सो बी नोइंग, एक बंदे के 23 बच्चे हैं। अब बताइए वो क्या करे? वो बाद उसको बच्चों के नाम भी याद नहीं, और ये बड़े फैमिलीज हैं, 12-15 साइज तो आम है। इफ यू गो टू फखर कर रहे हैं बच्चे 50-50 पैदा करके लोग 4-4 फिर करते हैं, यू राइट। तो असल में वो जो तजवीज़ है ना कि काम के बाद बच्चे की कुछ स्कूलिंग हो, ताकि 5 साल 7 साल पढ़ने के बाद, जैसे IT आजकल बड़ा एक अहम सब्जेक्ट है, तो जरूरी नहीं कि उसमें बंदा PhD करे, थोड़ा सा पढ़ के बच्चे उसमें कर सकते। लेकिन मसला ये है कि जब बच्चा वो वर्क करके फैक्ट्री से वापस आएगा, क्या उसमें इतनी फिर हिम्मत है कि वो तालीम हासिल करते हैं? बच्चे के लिए बहुत अगर तजवीज़ ये हो सकती है सर, शॉर्ट कोर्सेज की तरफ लेकर जाया जाए, वर्क प्लेस पे ही कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। ये बहुत अच्छी सजेशन। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं,
ये सारे खुद से करोड़पति मल्टी बिलियनर हैं, हाँ, इनके उनको लिए कोई बंदा मुश्किल कन्विंस नहीं करे है। ट्रिलियन कि अल्लाह ही के है बंदो थोड़ा सा 2 घंटे ये बच्चा है, ये बहुत जैसे- अच्छी सजेशन है जैसे आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, औरों का बच्चा है, ये भी कौम के सर ये बच्चे कोई हैं। मुश्किल नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। वर्क उसकी प्लेस एग्जांपल पे- हमारे पास ये है हाँ जी, कि जितने भी इस वक्त ऐसे मदरसे मौजूद हैं जहां पर कुरान और स्कूल की तालीम दोनों दी जा रही है, वहां पर सिर्फ 2 घंटे स्कूल की तालीम दी जाती है। मैंने पर्सनली खुद वहां से एक्सपीरियंस किया है, 5वीं क्लास तक वो 2 घंटे बच्चे पढ़ के भी पेपर पास कर सकते हैं। करते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी सजेशन उनके है। अलावा साथ उनको कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, बड़ी अच्छी इनिशिएटिव और है। सर ये लेबर में शामिल जो बच्चे होते हैं हमारे, इतने टैलेंटेड, इतने होनहार होते हैं कि उन ब्रेन्स को कभी हमने Artist एक्सप्लोर किए ही नहीं। किस्म के अच्छा, बच्चे एक और होते हैं। प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे घरों में काम करते हैं उन पे जिस्मानी तशद्दुद भी किया जाता है, मारपीट होती है, बुरा सलूक होता है। अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना, जो घर में नौकर रखा हुआ है बच्चा, उसको आप बचा हुआ खाना देते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं उस बच्चे को साइड पे बिठा देते हैं। इन बिहेवियर्स पे कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें? मतलब वो तो देख के ही बाज़ औक़ात शर्म से सर झुक जाता है। कहीं रेस्टोरेंट में जाएं, फैमिली बैठी होगी है, एक बच्ची, आमतौर पर बच्ची ही होती हैं, बच्ची ही वो छोटे बच्चे गोद में उठाए, कपड़े भी उसके बेचारे के बिलो नॉर्मल होंगे, बैठी होगी। इसमें अवेयरनेस देना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन अवेयरनेस के लिए फिर पहले शऊर चाहिए ना। बिल्कुल। वो सब पढ़े लिखे फैमिलीज़ हैं जो इन बच्चों को घरों में काम करवाते हैं ना। पहली बात तो ये कि क्या वेस्ट या जापान या ऑस्ट्रेलिया, वो लोग हमसे कई गुना अमीर हैं, किसी घर में नौकर रखने की कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, क्यों रखा जाए। यहाँ भी पहले तो घर वाली जो खातून खाना, वो उसको पहले अकल दी कि भाई कितना बड़ा काम है जिसको नौकर रख रहे हैं। वो अलग बात है, वो नौकर रखने से उनके भी मुआशी को मिसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस पैदा करने की बड़ी ज़रूरत है एट एवरी लेवल। स्कूलों में, टीवी पर, सोशल मीडिया जो आजकल बड़ा पावरफुल एक मीडिया है, उसको अखबारात में फोरम्स हों, डिस्कशंस हों, और ख़ास तौर पर एजुकेशन में आपकी टीचर को तरफ से ट्रेनिंग दी जाए। तजावीज़ बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन हज़रात, ये वाकई में सोचने की इस वक्त ज़रूरत है कि एक तो पॉपुलेशन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ ये कि हमें इस पर भी काम करने की ज़रूरत है कि जो जितने भी फैक्ट्रीज़ के मालिकान इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, इनकी भी कुछ इनको समझाया जाए कि अगर बच्चे वहाँ पर काम कर भी रहे हैं तो उनकी स्कूलिंग का निज़ाम शुरू किया इसमें कोई शक नहीं है कि ये होना चाहिए। और नजम, जो काम हम बच्चों से लेते हैं, आपको पता है कि ये काम हम मशीनों से भी ले सकते हैं, रोबोट से भी ले सकते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ, रोबोटिक सर्जरी, जो कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुई है, बड़ी कामयाब सर्जरी। और सोचें, हमने कभी पहले इमेजिन नहीं किया था कि इंसानों की जगह मशीन अब ये काम करेगी। रोबोट इंसान की बनाई हुई एक ऐसी मशीन है कि जो अब इस तरह की चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। लंदन की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर आमिर रज़ा हैं, जिन्होंने ख़वातीन की रोबोटिक सर्जरी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। डॉक्टर आमिर रज़ा की क़यादत में डॉक्टर्स की टीम ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए एक दिन में 12 पेचीदा ऑपरेशंस किए, जो कि माशाल्लाह कामयाब रहे। लंदन के चेल्सी और वेस्टमिनिस्टर अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन किए गए हैं, और रोबोटिक सर्जरी के जरिए पेट में की होल किया जाता है, की होल सर्जरी इसको कहते हैं। और ये बेहतरीन डॉक्टर है डॉक्टर आमिर रज़ा, इनका शुमार जो है वो बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर्स बिल्कुल, में, और टॉप डॉक्टर्स में होता है। डॉक्टर साहब आज हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस चीज़ के लिए, यकीनी तौर पर ये हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र है। ये बताइए कि ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये इनिशियली आइडिया कैसे जनरेट किया? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया कि मैं इस बारे में आके बात कर सकूं। इट्स वेरी कॉमन कि हम लोग लफ्ज़ सुनते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और की होल सर्जरी। ये कॉमन फिनोमिनन है। पाकिस्तान में बहुत से मुल्कों में की होल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। जो कन्वेंशनल वे है वो आप देखते हैं कि जैसे लोग चीरा दे के ऑपरेशन करते हैं, पेट में बड़ा चीरा दे के, ओपन सर्जरी से कहते हैं, वो एक कॉमन कन्वेंशनल वे है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आई वो थी लैप्रोस्कोपिक और की होल सर्जरी, और फायदा वेरी ऑब्वियस था कि उसमें छोटे से सुराख के जरिए बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अब इसकी जो एक्सटेंशन आई है वो है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये हुआ कि वही छोटे छोटे सुराखों के जरिए, बजाय एक डॉक्टर अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेके स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पे देख के ऑपरेशन करता है, उसकी बजाय उन इंस्ट्रूमेंट को रोबोटिक आर्म के साथ कनेक्ट करके डॉक्टर साइड पर बैठकर अपने हाथ में जो की स्टिक के जरिए उन इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करता है। और ये जो रोबोटिक आर्म्स हैं, ये उस डॉक्टर के कंट्रोल में 100% होती हैं। अब हमारे जहन में बात है वो ये आई कि अब ये जो टेक्नोलॉजी जो है वो एक नॉर्मल मैनुअल चीज से
रोबोटिक की तरफ चल गई है, तो हम कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए हमने ये चेल्सी वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल में, मैं और मेरी पूरी टीम ने 2 दिन में पूरे वीकेंड पे 24 बड़े ऑपरेशन किए, और रोबोटिक सर्जरी की वजह से स्पीड इतनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू कंप्लीट ऑल दीज केसेस ऑन द वीकेंड। सर ये फरमाइएगा कि टाइम कंजम्पशन कितनी हुई? 2 दिन में 24 ऑपरेशन इज़ अ बिग नंबर, तो हर ऑपरेशन में क्या टाइम की भी बचत हुई? क्या इंसान जब सर्जरी करते हैं उसमें वक्त ज़्यादा दरकार होता है? आई मीन ये बड़ी अहम बात है कि ये रोबोटिक सर्जरी भी इंसान ही कर रहे हैं, और ये रोबोटिक जो आर्म्स हैं, रोबोटिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अंदर ऑपरेशन करने वाले, ये 100% डॉक्टर के कंट्रोल में है। किसी एक लम्हे के लिए भी डॉक्टर कंट्रोल से बाहर नहीं होते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 कि यस, जब एक इंसान ऑपरेशन करता है तो कुछ ना कुछ घंटों के बाद उसमें थकावट का एक आंसर भी होता है। रोबोटिक सर्जरी जो है, चूंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो मैकेनिकली कंट्रोल हो रहे हैं, तो जो ऑपरेशन की जो एक्यूरेसी है, जो उसका व्यू है, वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। उस वजह से ऑपरेशन के अंदर कम वक्त भी लगता है, और हमने ये देखा है कि रोबोटिक सर्जरी के ऑपरेशन के अंदर जो है कम वक्त के अंदर वही ऑपरेशन जो हम लैप्रोस्कोपिक या ओपन देख कर रहे थे उससे होता है। इसका और फायदा ये भी होता है कि चूंकि रोबोटिक सर्जरी के अंदर पेशेंट के पेट के अंदर जो है टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, कॉम्प्लिकेशन कम होती है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली ऑपरेशन के बाद बहुत कम होता है, पेशेंट जल्दी घर जा सकता है, पेशेंट कैन रिटर्न बैक टू वर्क अर्ली एज वेल, जिसके बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो ऑपरेशन के हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हर किस्म के सर्जिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ खवातीन के, और जो आपने बोला मेंशन किया सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं? जो रोबोटिक सर्जरी है वो बहुत सारी स्पेशलिटीज के इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त। जो है रोबोटिक सर्जरी जो है वो स्पाइन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ईएनटी, जनरल सर्जरी, और अब काफी अरसे से गायनेकोलॉजी के अंदर भी होते हैं। मेरी जो खास जो स्पेशलिटी है वो है एंडोमेट्रियोसिस। ये वो कंडीशन है जिसमें खवातीन को बहुत ज्यादा पेन्स होते हैं, माहवारी में शदीद दर्द होते हैं, और इस एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो है उनकी फिलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये एक ऐसी डिजीज है जिसका डायग्नोसिस जो है बहुत मुश्किल है। यहाँ यूरोप में या अमेरिका में भी एक पेशेंट को, एक खातून को इसके डायग्नोसिस में 7 साल लग जाते हैं। और ये जो डायग्नोसिस है, इसमें हमें उस टिश्यू को जो अंदर स्टक हो गया है उसको निकालना पड़ता है। उस टिश्यू को निकालने के लिए अगर हम उसे रोबोटिक सर्जरी की वजह से करें, जो कि हम करते हैं यहाँ पर, ये ऑपरेशन बड़ी इफेक्टिवली किया जा सकता है। तो मुख्तसरन कि ये ऑपरेशन बहुत सी और स्पेशलिटी के अंदर भी होता है, इंक्लूडिंग गायनेकोलॉजी। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं, समटाइम्स कुछ लोग रोबोटिक सर्जरी के नाम से घबरा जाते हैं, तो क्या इस प्रोसीजर से पहले पेशेंट का कंसेंट लेना भी ज़रूरी होता है कि इस मेथड के थ्रू आपकी सर्जरी होगी? 100%। जिस तरह का भी ऑपरेशन हो, ओपन, लैप्रोस्कोपिक, की होल या रोबोटिक, हमें पेशेंट को पूरा 100% एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इस टेक्निक या इस नाम से क्या मुराद है। अब रोबोटिक सर्जरी के अंदर जो है पेशेंट बड़ी जल्दी समझ आते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन फैक्टर है, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ से कंट्रोल करके एक स्क्रीन पे देख रहा हूं, और यू कन्वर्ट इट देन इनटू रोबोटिक मैकेनिकल आर्म, जिनकी एक्यूरेसी जो है वो मिलीमीटर बाय मिलीमीटर प्रिसाइज होगी, और जो व्यू जो है जो मैं अंदर देख रहा हूँ पेट के अंदर, वो स्क्रीन के ऊपर टीवी पे देखना एक 2D व्यू है, लेकिन जब मैं 3D और वो जो बहुत हाईली रेजोल्यूशन व्यू है कंसोल के अंदर उसमें देख रहा हूँ, तो उसमें पेशेंट की एक्यूरेसी और रिस्क का कॉम्प्लिकेशन का बहुत कम होता है। तो पेशेंट अंडरस्टैंड इट, बिल्कुल इनको बड़ा एतमाद होता है। और अब रोबोटिक सर्जरी जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है। पाकिस्तान में 1 या 2 हॉस्पिटल के अंदर ये डेफिनेटली हो रही है, कराची में आई थिंक दे आर डूइंग इट एज वेल। तो अभी स्लोली ये बढ़ती जाएगी, जो इसके फवायद और सामने आएंगे। यूके के अंदर जो है हम लोग थोड़े से पीछे थे, लेकिन अब जो है यहाँ यूरोप के मुल्कों में भी रोबोटिक सर्जरी बहुत कॉमन होती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक और चीज़ मेंशन किया, अभी तक ये समझ आ रही थी कि इसकी रोबोटिक सर्जरी जो आप कर रहे हैं इसमें इस्तेमाल तो हो रहा है और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लेकिन आपने अभी मेंशन किया कि ये हाई रेजोल्यूशन पे नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो जितनी भी सर्जरीज की हमने विजुअल्स देखे हैं, या उसके अलावा आपको फिल्म्स के थ्रू भी जो सर्जरीज दिखाई जाती हैं उसमें बहुत ही ब्लैक एंड वाइट किस्म की पिक्चर आ रही होती है। तो ये इसी रोबोटिक सर्जरी की वजह से हाई रेजोल्यूशन नज़र आ रही है या कुछ और इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। रोबोटिक सर्जरी के अंदर होता यूं है कि जो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो पेट में मशीन के साथ, रोबोटिक आर्म के साथ लगाकर डॉक्टर पे साइड पे जाके एक कंसोल में बैठ जाता है, यानी कि एक गोलदारस है, उसमें सर डाल के उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब ये जो कैमरा है
ये असल में 3D 4D व्यू अंदर से पेट के अंदर उस कंसोल के अंदर जाता है। तो ये बड़ी बड़ी नेचुरल चीज है कि जब आप पेट के अंदर देखते हैं उस कंसोल में बैठ के, तो छोटी छोटी नर्व्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल इंतहाई क्लियर नजर आती हैं। तो ये रोबोटिक सर्जरी का जो व्यू है वो एक्सट्रीमली गुड है एज कंपेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और यही एक बड़ी वजह भी है इस व्यू की कि क्योंकि कि इसमें ऑपरेशन जो है लेस रिस्क के साथ किया जा सकता कम लग रहा है बगैर किसी चीज को तो डेफिनेटली ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक मशीन ऐसी बना ली जिससे हम फ़ायदा हासिल कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी के लिए, आपको क्या लगता है इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इन नियर फ्यूचर? क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इंसान की बनाई हुई चीज़ में ज़ाहिर परफेक्शन में हमें कई साल लग जाते हैं। I mean, like any technology, हर चीज के अंदर मुसलसल तरक्की हो रही है। जो चीज हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो अगले 4-5 साल से पहले ही काम कर रहा होता है कि 4 साल के बाद और 6 साल के बाद और 10 साल के बाद इसकी क्या शेप और क्या फॉर्म आएगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी इसके बावजूद कि ये इंतहाई जदीद तरीन तरीका है ऑपरेट करने का, बहुत सेफ तरीका है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 3-4 सालों के अंदर इसमें और तब्दीलियां आएंगी। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप उससे पूछें व्हाट इज द फ्यूचर कुड बी, फ्यूचर ये भी हो सकता है जो कि एक्सपेरिमेंटली अभी किया जा रहा है चाइना में, वाशिंगटन में, यहाँ लंदन में भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि डॉक्टर एक मुल्क में बैठकर उस रोबोटिक मशीन को किसी दूसरे मुल्क के अंदर कंट्रोल करके ऑपरेट कर सकता है। और वो दूसरे मुल्क में ऑब्वियसली वहाँ एक और डॉक्टर मौजूद होगा, उस मरीज को इन केस समथिंग फेल्स, कोई इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाए, बिजली चली जाए, कॉम्प्लिकेशन हो, तो इवन दो डॉक्टर वहां मौजूद होगा लेकिन अब एक डॉक्टर दूर बैठ के भी ऐसे ऑपरेशन जो है कामयाबी से कर सकता है। लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हाउ फ्यूचर इज मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड दिस न्यू इनोवेशंस। ठीक है सर, आपने मेंशन किया पाकिस्तान में 2 हॉस्पिटल्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कितना वक्त लगेगा मजीद कि पाकिस्तान में इसको ऑपरेशनल कर दिया जाए और हर किसी को ये मुहैया? और दूसरी चीज़ ये सर कि अब ये नई टेक्नोलॉजीज जो आई जा रही हैं ये हमारे जो ऑलरेडी सर्जन्स मौजूद हैं उनकी एक्सपर्टीज़ के लिए उनको मज़ीद सिखाया जा रहा है, लेकिन जो हमारे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके करिकुलम या सिलेबस के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर भी ये एडवांसमेंट आती जा रही है या उनका वही सिलेबस है और फिर आगे जाके एक स्पेशली एडवांस्ड इसके अंदर जाके रोबोटिक को ऐड किया जाएगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तालीम बहुत अच्छी है और वहाँ डॉक्टर्स को बहुत एज ए स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ डॉक्टर को की होल सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिखाई जाती है तकरीबन तमाम स्पेशलिटी में। और पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेप्रोस्कोपिक की होल सर्जन मौजूद हैं। अब रोबोटिक सर्जरी उसी की होल सर्जरी की एक एक्सटेंशन है। ये महंगी है, इसको इंस्टॉल करना महंगा है, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि जो इसके फवायद सामने आते जाएंगे पाकिस्तान में भी लोग और हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगी इंशाल्लाह, ताकि ज़्यादा ये हो सके। डॉक्टर साहब वक्त मुख्तसर है, एक और चीज़ फरमा दीजिएगा जल्दी से कि कैंसर एक ऐसी बढ़ती हुई बीमारी है कि जब ये फैलता है तो बहुत से आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको अपनी लपेट में ले लेता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो क्या कैंसर को ऑपरेट करने के लिए भी ये रोबोटिक सर्जरी कारआमद साबित हो सकती है? इंडीड एक्चुअली कैंसर सर्जरी के अंदर बहुत सी नई इनोवेशन कैंसर के ऑपरेशन में भी है। अब बहुत सारी आज़ा की सर्जरी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है। इसकी ऐसी जिद्दतें आ रही हैं कि वो जो नाइफ पेट के अंदर जो ऑपरेट कर रहा होता है, कैंसर को निकाल रहा होता है, उसकी जो एक्यूरेसी है एबनॉर्मल टिश्यू को निकालने की वो इंतहाई बढ़ जाती है। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ये फ्यूचर यही है इसका, बल्कि अभी बहुत सारे कैंसर के अंदर ऑलरेडी रोबोटिक सर्जरी का जो है इस्तेमाल हो रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ हो रहा है। और मुझे कोई शक नहीं है कि जो ज़्यादा बढ़ेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये बहुत सारे हॉस्पिटल में आएगी। मैं खुद भी बहुत से कुछ लोगों से काम कर रहा हूँ कि कैसे हम रोबोटिक सर्जरी को पाकिस्तान के हॉस्पिटल के अंदर लेकर आएँ और वहाँ पर डॉक्टरों को वहाँ पर ट्रेन भी करें और टीच भी करें। वंडरफुल, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर साहब आपके वक्त के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही उम्दा आपने काम किया, यकीनी तौर पर हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र है। और पाकिस्तान में भी जिस तरीके से आपने मेंशन किया काम हो रहा है, वी होप कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ ऑपरेशनल हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लेकर बढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। रोजाना आपकी मुलाकात कराते हैं हम किसी न किसी प्लेयर से, किसी न किसी एक्सपर्ट से, लेकिन आज एक ऐसी खातून से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनको खिलाड़ी कहूंगी मैं, क्योंकि वो हर चीज़ में खिलाड़ी हैं। उन्होंने इतने सारे स्पोर्ट्स में इतने सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और चैंपियनशिप्स जीत रखी हैं कि मैं मतलब अगर मैंने उनका जब CV पढ़ना शुरू किया था तो मैं परेशान हो गई। आधे में मैं सोचें कि थक गई थी कि मतलब वो इतनी लंबी लिस्ट थी, इतनी स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हर चीज़ में नाम बनाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेला है, और उसमें कुछ जो चीदा मैं उनका नाम ले देती हूँ। आपने तो सिर्फ फुटबॉल खेली होगी, इन्होंने चुक बॉल खेली है। इनसे पूछेंगे ऑन एयर कि चुक बॉल है क्या। इसके अलावा उन्होंने बास्केटबॉल खेली है, हैंडबॉल, रोइंग और इंडोर रोइंग भी होती है, आउटडोर भी होती है, दोनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किए। और बहुत से स्पोर्ट्स हैं जिसमें ये खातून खिलाड़ी नाम बना चुकी हैं। तो उनसे जानते हैं कितने सारे काम एक साथ कैसे कर लेती हैं, मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। चुक बॉल के अलावा हैंडबॉल की वो प्लेयर हैं, इसके अलावा रोइंग की प्लेयर हैं, इंडोर आउटडोर दोनों, और फिर बास्केटबॉल की नेशनल टीम की प्लेयर भी रह चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उर्वा नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ओके, वंडरफुल। बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा लगा है ऐसे किसी से मिलके जिसका इतना वास्ट किस्म का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये तमाम स्पोर्ट्स के साथ एक्सपोजर आपका हुआ कैसे? इंट्रोड्यूस किसने करवाया पहले? ये शुरू से मैंने जो हैंडबॉल की थी वो मेरे स्कूल लेवल से ही खेली जाती थी। पहली गेम आपकी यानी कि हैंडबॉल? जी पहली गेम हैंडबॉल है। तो वो मेरे कोचेस थे, वो कहते तुम कर सकते हो। इंटरेस्ट भी मेरा उसी में ही हो गया। हैंडबॉल को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें साथ। जी हैंडबॉल ऐसी गेम है जो कि ये 40 मीटर की कोर्ट होती है और 20 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है, जिसमें 7 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। एक गोलकीपर होता है और 6 डिफेंडर होते हैं और 6 ही अटैकर होते हैं। तो ये मतलब काफ़ी फास्ट गेम है और ये हमारे पाकिस्तान में बहुत इसका नाम है और अभी नेशनल आर्मी ने जीती है। दूसरा ये कि ओवरऑल हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका काफ़ी नाम है। इसका गोल कैसे करते हैं? लाइक ये हैंडबॉल हाथ से किस तरीके से खेली जाती है? हैंडबॉल ये डिफेंड होता है, लाइक कोई अटैक कर रहा है तो हम उसको डिफेंस करेंगे। ठीक है। तो उसको हम जैसे फुटबॉल को हम डिफेंस करते हैं, फुटबॉल गोल नहीं करने देना। तो इसका भी ऐसी है, कीपर होता है और अटैकर होते हैं और आगे डिफेंडर डी बनी होती है। जी हाथ से रोकना। ठीक है, अब चुक बॉल पे आ जाते हैं। ये चुक बॉल क्या होती है? चुक बॉल होती है, इसमें भी 7 प्लेयर्स होते हैं, जो कि इसमें इंटरेस्टिंग ये बात है कि आप दोनों साइड पे स्कोर कर सकते हैं। अच्छा। जी, दोनों साइड पे फ्रेम पड़े होते हैं, तो उसमें आपने चुक करना तो चुक होता है मारना। तो उसमें आप जैसे चाइनीज में कहते हैं चुक करना। जी जैसे आप चुक करते हैं तो वो दूसरी जो हमारी अपोजिट टीम होती है उसने अगर कैच कर लिया तो स्कोर उन्होंने फिर मारना है। उनका अगर ज़मीन पे लग गया नीचे तो वो स्कोर उनका हो जाएगा, अगर हमने मारा है तो नीचे लग गया तो स्कोर हमारा हो जाएगा। और रोइंग क्या है? रोइंग इज़ माय फेवरेट। तो रोइंग ये है कि इंडोर भी है आउटडोर भी है। तो रोइंग रो करना, किसी चीज़ को पुल करना, तो ये है कि इसको पुल किया जाता है। और रोइंग ये स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए, एंड्योरेंस के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, खास तौर पे विंग्स के लिए आपके। यस एग्जैक्टली। लेकिन ये जो कंपटीशन होता है ये जिम वाले रोइंग से डिफरेंट होता है, राइट? एग्जैक्टली। तो ये है कि जिसमें ओवरऑल इसको शौकिया तौर पे भी लोग करते हैं, अपनी फुल बॉडी मूवमेंट होती है मसल डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो ये शौक अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का। अगर मैं उर्वा आपसे ये पूछूं कि आप अपना पूरा स्पोर्ट्स का जर्नी बताएं। बहुत सारे खेल आपने खेले, बेशुमार जीते, बहुत सी चैंपियनशिप्स आपने जीती, तो एक पूरे करियर का आप ओवरव्यू दे दें हमारे देखने वालों को। क्या क्या करते? करियर का यही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा करियर रहा है ओवरऑल। मुझे 12 साल हो गए हैं कि मैं स्कूल लेवल से ही, मैंने 9th क्लास से स्टार्ट किया था क्योंकि इंटरेस्ट था, एजुकेशन में भी था, तो बैकग्राउंड भी मेरा स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही था। तो मेरी मामा, मेरी खाला सारे, तो इसलिए मैं, वो कहते थे कि तुमने जो करना है वो करो। तो मैं ये था कि जो कोच करवाते थे उसको पिक जल्दी कर लेती थी। तो वो कहते थे अब ये गेम नहीं करनी, अब इसमें भी आपने करना है। वो स्टेमिना होता था, स्ट्रेंथ होती थी, फिजिक ऐसी होती थी। वो कहते आप इधर जाएं, ये भी करें। मैं कहती थी इतनी गेम्स कैसे करूं? वो कहते आप कर सकती हैं, आप बस करते जाएं। तो फिर अब समझ आई है कि जो गेम हैं उसमें हम मल्टी तो गेम्स मैंने की हैं, लेकिन फिर आगे जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी मूव हुई तो वहाँ मेरा हैंडबॉल का करियर स्टार्ट हुआ। तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे कोच किया गया, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट किया जहाँ मैं एजुकेट कर रही थी। तो काफ़ी मुश्किलात भी आती हैं, आपको पता है कि जब बंदा स्ट्रगल करता है तो उसमें मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन फिर आगे कितने मेडल्स अभी तक ले चुकी हैं, कुछ याद है?
याद नेशनल लेवल के तो माशाल्लाह मेरे पास हैं काफ़ी। नेशनल गेम्स में मैंने हैंडबॉल में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। ये हमारी नेशनल गेम्स हुई थी जो HEC की, मैं कैप्टन भी थी, तो उसमें हम ब्रॉन्ज हुए थे। ठीक है। तो उसके बाद अब नेशनल गेम्स हुई हैं, उसमें सिल्वर मेडल्स लिए हैं। तो बाकी इंटरनेशनली मेरा हैंडबॉल में है ब्रॉन्ज मेडल। साउथ एशियन हम गए थे बांग्लादेश में। ठीक है। तो चुकबॉल में गए थे, वो ये था कि हमारी वुमेन की वर्ल्ड में फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी, जिसमें फर्स्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किया था। मलेशिया गए थे, अभी उस पर काम हो रहा है, अब नेक्स्ट भी उस पर कैंप लगेंगे इंशाल्लाह। तो रोइंग मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ करियर कि जैसे ही मैंने लाहौर में कदम रखा तो वहाँ मुझे ऐसा था जैसे रोइंग बुला रही है। तो रोइंग एजुकेशन स्टार्ट, BS हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किया, तो मेरी HOD कहती हैं कि इसको रोइंग की टीम में डाल दें। तो जैसे कि इवेंट ऐसे हो रहा है, उन्होंने मशीन पे कहा कि तुम्हारा नाम अब एंटर कर दिया, आपने रोइंग करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने रोइंग का इवेंट खेला, वो 2 किलोमीटर का था। तो जब 2 किलोमीटर का नाम लिया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 2 किलोमीटर। क्योंकि मैं अंदाजे के मुताबिक एक पुल में कितना एक आप डिस्टेंस कवर करते हैं? ये आपकी फोर्स पे, आपकी मतलब स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। हो सकता है मैक्सिमम ये 120 जो रिकॉर्ड्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड, तो 114, 110 सारे, मतलब मेल में, फीमेल में ये कि वो 120, 119 इतना ब्रेक करती हैं। तो मैंने HEC में ये था कि जब ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी हुई तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर 22 में, तो वहाँ मेरा रिकॉर्ड हुआ था 2 किलोमीटर में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को ख़वातीन के लिहाज से फिर तो बढ़ते हुए बहुत क्लोज से ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको कैसा लगा पाकिस्तान में बीइंग अ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, और उसमें भी ख़ास तौर पे ऐसी चॉइसेस आपकी हैं जो नॉर्मली देखने में नहीं मिलती? नॉर्मली ये कि जो फीमेल हैं उन्होंने पहले तो बहुत ये था कि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी थे, ये था कि अब काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने और हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन्होंने एक सेटअप ऐसा बना लिया है कि जिसमें अब इंकरेजमेंट शुरू हो गई है। जी, इंकरेज इतनी हो गई है कि उन्होंने अपने अपने क्लब ज्वाइन कर लिए हैं और ट्रेनिंग करती हैं, अपना सेटअप वहाँ रखा हुआ है, मेंबरशिप करवा के इजीली अपना मतलब कि ट्रेनिंग करती हैं। अच्छा उर्वा, आपको सारे स्पोर्ट्स में जितने अभी तक खेले, आपकी माशाल्लाह अच्छी हाइट है, तो हाइट का फ़ायदा किस गेम में हुआ? हाइट का फ़ायदा इसीलिए तो हर गेम में मुझे कहते थे अब आप जी कर सकती हैं, आप कीपर भी, आप बास्केटबॉल भी, मतलब अच्छी हाइट फ़ायदा देती है खेलों में? जी बिल्कुल। छोटी हाइट भी फ़ायदा देती है, लेकिन ये है कि हाइट का फ़ायदा देती है। छोटी हाइट आपको फुटबॉल में, आपको वॉलीबॉल में बहुत हाइट में मतलब क्या फ़ायदा, एडवांटेज होता है वॉलीबॉल में। चुकबॉल में बहुत छोटी हाइट का फायदा होता है, छोटी हाइट का चुकबॉल में भी फ़ायदा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते, आपका ये डिपेंड है कि आप में टैलेंट क्या है, आप टैलेंट शो करते हैं अपना। तो इसलिए अब मैं दूसरी गेम में नीचे जाना, जो हाइटेड होते हैं पीपल, उनके लिए तो बहुत मतलब मुश्किल होती है कि वो नीचे से बॉल उठाएं या इस तरह करें, तो मुश्किलात है। अब हाइट का ये फ़ायदा है कि हम बास्केट इजीली कर सकते हैं। रोइंग का बास्केटबॉल का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और हमारी नेशनल टीम कहाँ पे इस वक्त खड़ी है, क्या कर रही है? जी, बास्केटबॉल का भी मेरा जो करियर है वो भी मेरा लाहौर से स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो मुझे स्टेप भी नहीं आते थे उसके कि मैं कैसे इसको चूज़ करूं। तो फिर वहाँ कोचिंग, लाहौर में कोच हमारे सर आसिफ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमें ट्रेन किया, देन हम फिर आगे मूव। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो करियर है, अब आपने सारा का सारा करियर फोकस रखा हुआ है स्पोर्ट्स पे? जी नहीं, मैं साथ एजुकेशन भी कर रही हूँ, MPhil स्पोर्ट्स साइंसेज कर रही हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर कोई स्पोर्ट्स में आना चाहता है ना, वो शौक से तो आएगा, लेकिन दूसरी ज़रूरत आपका पैसा भी होता है। Exactly. तो आपको ये उतना एक फाइनेंशियली दे रही है? फाइनेंशियली तो नहीं दे रही, लेकिन हमें एक आगे इतना बना देती है ये स्पोर्ट्स के, हम करियर को कोचिंग में जा सकते हैं, आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसका ये मतलब है कि अभी भी हमारी मार्केट गैप मौजूद है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ख़वातीन से रिलेटेड। तो आप क्या कहना चाहेंगी वो तमाम ख़वातीन से जो इस वक्त सुन रही हैं, जो बच्चियां सुन रही हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, जो आना चाहती हैं, वो कहाँ से अपना स्टेप का शुरू करें, कैसे? जी, वो ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट करें ताकि उनको एजुकेट किया जाए प्रॉपरली एज अ फीमेल, और कैंप दिए जाएं जैसे कि डिफरेंट प्लेसेस पे, फैसलाबाद, लाहौर, ओवरऑल पाकिस्तान में क्लब्स हैं, तो उनको ट्रेन करें। और ताकि कौन सी गेम में इस वक्त सबसे ज़्यादा स्पेस है?
सबसे ज्यादा स्पेस हर जगह पे ही है। स्पेस नहीं है नजम जितनी आप सोच रहे हैं। मैं खवातीन के लिए ही सोच रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये तो बता रही हूँ खवातीन आजकल हर जगह पहुंच गई है। अच्छा उर्वा, आप स्पोर्ट्स साइंसेज में एमफिल कर रही हैं, ये मेरे लिए बड़ी यूनिक बात है, एक खातून के मुंह से मैं ये सुन रही हूँ। आपके साथ कोलीग्स कितनी है, आपकी स्टूडेंट फेलोज कितनी है जो इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एमफिल कर रही हैं? जी जितनी हम मेरी फ्रेंड्स हैं और एथलीट मेरे साथ पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में भी हैं, वो स्पोर्ट्स भी करती हैं माशाल्लाह, हाई लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो आगे स्पोर्ट्स साइंसेस ये भी कर रही हैं। सब्जेक्ट बेसिकली है क्या, कौन कौन से गेम्स के बारे में बताया जाता है और किस किस्म के एग्जाम्स होते हैं? जी इसमें स्पोर्ट न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ओवरऑल इंजरीज के हवाले से बताया जाता है कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन इंजर हो गया उसको हमने रिलीफ कैसे देना है, फिर सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। ओवरऑल स्पोर्ट्स का जितना सेटअप है रूल्स भी बताए जाते हैं। जी रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें ट्रैक एंड फील्ड पढ़ाया जाता है जिसमें मल्टी गेम्स होती हैं, फिर उसमें हम आगे काम करते हैं। यानी साथ खेलते भी हैं जी, पढ़ते हुए। फिर आपका इंटरेस्ट जिस गेम में होता है आप उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं कि मैंने इसमें, जैसे कि मैं रिसर्च कर रही हूँ अपना फीमेल कोचिंग के हवाले से, मैं अपना पाकिस्तान में कि फीमेल कोचिंग जो है वो डेवलपमेंट उसकी की जाए। ठीक है, और मतलब कि फीमेल कोचिंग में भी पाकिस्तान में बन सकता है सीन? जी बिल्कुल, बहुत टैलेंट है। अच्छा, जो आप कर रही हैं कोर्स, ये एट लार्ज यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं या ढूंढने से मिलता है? जी पहले बहुत कम था, पहले इतना नहीं इसको प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने PhD भी कर ली है पाकिस्तान में, तो उसको कंटिन्यूसली अब काम उस पर हो रहा है। लाहौर में भी हो रहा है, बहावलपुर भी हो रहा है, तो इस्लामाबाद में भी अब। अच्छा उर्वा, अभी तक आप इंटरनेशनली कितना खेली हैं इंटरनेशनल इवेंट्स? इंटरनेशनल लेवल मैंने मलेशिया में वर्ल्ड खेली है चुकबॉल, और फिर मैंने साउथ एशियन खेली थी बांग्लादेश में, जो मैं अंडर 16 में गई थी। माशाल्लाह। और आपकी फैमिली में भी कोई है स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व्ड? यस, मेरी मदर थी जो कि हैंडबॉल की ही एथलीट थी, और उसके बाद मेरी खाला, वो भी माशाल्लाह अच्छी स्पोर्ट्समैन रही हैं, तो उन्होंने काफ़ी मेडल पाकिस्तान लेवल पे भी ली। यानी फैमिली सपोर्ट हमेशा से रही है? ये वाला माहौल नहीं होता था कि बच्चे पढ़ना है सिर्फ, खेलना वेलना नहीं? हमें हमारी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं है। और खाने पीने का क्या, कैसे ख्याल रखती हैं आप? खाना मैं बहुत अच्छे तरीके से खाती हूँ, मतलब कि बहुत फूडी हूँ मैं, तो अब कंट्रोल किया। मैं रोइंग में आके मैंने वेट भी रिड्यूस किया, और ये बहुत बेनिफिट था मेरे लिए। रिड्यूस किया, खाना छोड़ के रिड्यूस? नहीं, खाना तो छोड़ ही नहीं सकती मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। मेरे सामने खाना हो तो बिल्कुल मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन रोइंग ये है कि आप उसमें इतनी एनर्जी आपकी लग जाती है कि आपका वो ऑब्जॉर्व हो जाता है पूरी टीम, मतलब पूरी उसमें बॉडी में। अच्छा, ये जितने भी गेम्स आपने मेंशन किए हैं, ये सारी की सारी गेम्स की हमारी नेशनल टीम्स मौजूद हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल ये है। चुकबॉल, रोइंग, हैंडबॉल? जी चुकबॉल की नेशनल हर साल होती है, इसके कैंप लगते हैं, समर कैंप लगता है, रोइंग का भी कैंप लगा हुआ है, फिर फुटबॉल है, फुटबॉल में अभी ट्रायल्स हुए हैं। हमारा HEC लेवल जो हायर एजुकेशन कमीशन है, अभी इस्लामाबाद में कहीं पर चल रहे हैं कुछ एक्टिविटीज, ये कल जिसमें एक आम आवाम जो है, ठीक है, वो अपने बच्चों को अगर करवाना चाहे कुछ पार्टिसिपेट, तो उसमें वो कर सकें? कुछ है ऐसी एक्टिविटी? जी बिल्कुल है, इस्लामाबाद में भी है, फैसलाबाद में भी है। प्लीज, क्या चल रहा है, किधर? फैसलाबाद, इस्लामाबाद में हमारे मेहरान एकेडमी क्लब है, ठीक है, उधर जाके फुटबॉल आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, मार्शल आर्ट इधर एक हमारा क्लब है, तो बहुत एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। अगर आप ग्रास रूट लेवल से उसको मार्शल आर्ट करवाते हैं, फिर वो उसका डिपेंड करता है कि वो किस गेम में आगे जाना चाहता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया उर्वा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए और पाकिस्तान की वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए, कि ये एक एग्जांपल हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गेम्स जो हैं वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को। इस तरीके से आप लोग भी खेल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ फ्रेंड। आपकी होस्ट रिदा अहमद और आपके लिए ला रही हूँ एक बहुत ही इंटरटेनिंग शो क्रिएटिव किड्स। इसमें आपके लिए हैं ढेर सारे सरप्राइजेस, गिफ्ट हैम्पर्स, स्टार किट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स,
स्टोरी टाइम, गेम्स, म्यूजिक, स्किट्स, जूनियर शेफ। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। ये कहा है वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने। उन्होंने कहा कि इसे कहते हैं वादों की तकमील, इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत, इसे कहते हैं अवाम की सच्ची खिदमत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमेशा की तरह अवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। 1 साल की मुखलिसाना और दयानतदाराना मेहनत रंग ला रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं वादों की तकमील और इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत, इसे कहते हैं आवाम की सच्ची खिदमत। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। 1 साल की मुखलिसाना और दयानतदाराना मेहनत रंग ला रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं वादों की तकमील, इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। वेलकम बैक नाजरीन। डिजिटल मीडिया का दौर है, हर इंसान सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे कोई ना कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ख़वातीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़वातीन को हम देखते हैं बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं हर शोबे में, ख़ास तौर पे जहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात होती है तो वो एक एक्टिव शहरी के तौर पे पार्टिसिपेट करती हैं। ख़वातीन जर्नलिस्ट डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल भरपूर तरीके से बड़े रैशनली उसको यूज़ करती हैं वो डिजिटल मीडिया को। अब ख़वातीन के लिए सिर्फ ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि बहुत सी एंटरप्रेन्योर्स ने इसको सोर्स ऑफ इनकम भी बना लिया है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, जहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे अपने बिजनेसेस सेट किए हुए हैं। और भी बड़े फ़ायदे हैं डिजिटल मीडिया के। तो हम आज एक ऐसी ही एक्सपर्ट खातून से बात करेंगे जो खुद भी बहुत कुछ कर रही है डिजिटल मीडिया पे। अगर मैं सब बता दूंगी तो आप पहचान लेंगे कि कौन खातून है, तो इन्हीं से पूछ लेंगे। बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया, डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे होती है, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं वो शख्सियत जो ख़ुद डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी वाबस्ता हैं, उसके अलावा हमारी सहाफ़त की दुनिया और एंकर भी रह चुकी हैं और इससे भी वाबस्ता है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा बख्तावर महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बेहतरीन माशाल्लाह से। आप लोग तो बड़े मॉर्निंग पर्सन हैं, हम लोग डिजिटल वाले लोग क्योंकि टाइमिंग के बड़े ऑफ होते हैं, हम लोग ज़्यादातर लेट नाइट काम कर रहे होते हैं। वैसे आपस की बात है, हम भी बड़े ऑफ होते हैं लेकिन जॉब है तो सुबह उठ जाते हैं। नहीं वाकई आप लोगों की बड़ी हिम्मत है कि मॉर्निंग शो में और उसके बाद यहाँ पे आना, उसके बाद पूरे पाकिस्तान को जगाना है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन और इतनी तारीफ करने के लिए भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डिजिटल मीडिया पाकिस्तान में बूम पकड़ता जा रहा है और हम लोग देखें ख़ास तौर पर लास्ट 5 इयर्स में तो जितनी एडवांसमेंट आ गई है, जितने यूट्यूबर्स आ गए हैं, जितने नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन उसमें ख़वातीन हमारी अभी भी मुझे कंपैरेटिवली कम नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसा है नजम। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक जेंडर पैरिटी है वो हर एक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसमें डिजिटल मीडिया में हम लोग बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि डिजिटल मीडिया मेरे ख्याल में सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जाके कंटेंट बनाना, टिकटॉक बनाना, यूट्यूब की वीडियोस बनाना इस हद तक लिमिटेड है, जो कि सच्चाई नहीं है। ये एक पूरी साइंस है जिसको समझने के लिए जो है काफ़ी वक्त लगता है। जिस तरह से दुनिया तरक्की करती जा रही है, हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पीछे चलते हैं। तो अभी टाइम आ गया कि हम लोग
अंडरस्टैंड करें कि नए प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं जहाँ पे ख़ास करके ख़वातीन जो हैं इस फील्ड में आके बहुत सी ऐसी चीज़ों को लर्न कर सकती हैं और आगे लोगों को भी बता सकती हैं। जैसे कि सबसे पहली एक टर्म है हम यूज़ करते हैं मीडियाप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मीडिया को यूज़ करके एक टर्म कॉइन की गई है जिसका, हाँ जी बिल्कुल, उसका फ़ायदा ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, जिसको हम सच्चाई मान सकते हैं कि लोग अब कोशिश करते हैं कि हर चीज़ का जो एक तरीका है वो हम, या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हम डिजिटल मीडिया से ले लें। तो बेहतर तरीका यही है कि आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपने जो भी कंटेंट देना है, आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बनाएं। जिस तरह से अब फेसबुक, यूट्यूब है, फेसबुक वो लोग देखना चाहेंगे जो कि 2 से 3 मिनट का कंटेंट देख सकते हैं, उनकी अटेंशन फिर भी है कि हमने 2 से 3 मिनट की वीडियो देखनी है और हमारे पास थोड़ा सा टाइम है कि हम स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे। यूट्यूब वही बंदा देखेगा जिसके पास कम से कम 7 से 10 मिनट का टाइम है, वो कहेगा यार मैं इस टाइम के अंदर बहुत अच्छी चीज़ देखूंगा। हमारे पास अगर 2-2 मिनट या 3-3 सेकंड का टाइम है तो हम कोशिश करेंगे कि हम टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स जाके देख लें। तो हर एक ट्रेंड के साथ साथ, हर एक प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारी चीजें, कौन सा मीडियम किस चीज के लिए बेस्ट है ये सोचे समझे बगैर हम टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो के लिए हर मीडियम को यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। किस चीज के लिए कौन सा मीडियम बेहतरीन है नए लोगों के लिए बताएं? अच्छा, नए लोगों की अगर मैं स्पेशली बात करूं, वो मेरे ख्याल में हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट है। उन लोगों ने ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म्स को बुक कर दिया हुआ है और जेन जी जिसको हम आजकल कह रहे हैं कि जी वो बड़े स्मार्ट है, उन्होंने अपनी अटेंशन को ऐसे नहीं बेचना। अटेंशन आजकल हम कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी का दौर है। अगर मैंने आपकी अटेंशन ले ली, मैं अपना इश्तिहार आपको बेच सकती हूँ, मैं अपना नैरेटिव आपको बेच सकती हूँ। सो अटेंशन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और जेन जी ये अंडरस्टैंड करती है कि जितना शॉर्ट कॉन्टेंट होगा, जितना क्रिस्प होगा, जितना क्रिएटिव कॉन्टेंट होगा, लोग उसको उतना ही पसंद करेंगे। तो आपको 7 से 8 मिनट की वीडियो नहीं बनानी, आपने 60 सेकंड या लेस देन 58 सेकंड्स की एक वीडियो बनानी जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सारा अच्छा कंटेंट जो है आप ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाएं जो कि लोग भी देखना पसंद करें। अच्छा, हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट? लोग कहते हैं कि कैप्शन और आपके हैशटैग्स बहुत मैटर करते हैं, ये वाकई में मैटर करते हैं? अच्छा, 2-3 चीज़ें होती हैं कि बहुत सारा कंटेंट हम विजुअल देख रहे होते हैं। टाइमिंग्स भी, हाँ टाइमिंग तो ऑब्वियसली अभी मैंने बात की कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर लोग रात को बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपका बेस्ट टाइम होता है कि आप कंटेंट अपना उस टाइम पे अपलोड करें। हर प्लेटफॉर्म या हर आपका मीडियम जो है आपको एक पूरा एनालिसिस दे देता होता है, एनालिटिक रिपोर्ट देगा कि आपका कंटेंट किस टाइम पे देखा जा रहा है। तो ये पहले आपके उसके सवाल का जवाब। दूसरा ये कि ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स के हैशटैग्स या जो भी आपने साथ में कैप्शंस यूज़ करने, वो मदद करता है SEO में, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। जिस तरह से अगर मैं आपकी एक पिक्चर डालती हूँ और नीचे नाम लिख देती हूँ नजमुल हसन, ठीक है, अगर तो आपको गूगल पे सर्च करना चाह रहे हो तो जितनी जगह पे मैंने नजमुल हसन हैशटैग यूज किया होगा वो ऑटोमेटिकली, चाहे आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, गूगल हो, वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ बख्तावर के जो भी कोई इन्फॉर्मेशन डालता है, जो मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका एल्गोरिथम कौन सी ऐसी वीडियो या ऐसा टॉपिक होता है जिसको वो खुद सर्चेज में लाना शुरू करता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जो हम समटाइम्स खुद कहते हैं कि ये चीज़ वायरल होगी? अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको जवाब देना, क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि कौन सा कंटेंट वायरल नहीं हो सकता क्योंकि हमने कुछ काम भी ऐसे किए हैं जिसमें हम नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे होते थे, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो आपको बता देते थे इस टॉपिक को आपने टच नहीं करना। ठीक है, ओके, ये तो एक साइड है डिजिटल मीडिया की, आपने बता दिया। मीडियाप्रेन्योरशिप में कंटेंट क्रिएटर एक चीज, उसके अलावा भी तो कुछ वेंचर्स होंगे? बहुत सारे। सो मीडियाप्रेन्योरशिप जो मैंने भी मेंशन किया, हमने कुछ मोबाइल जर्नलिज्म की ट्रेनिंग्स करवाई पूरे, हाँ जी, मोबाइल जर्नलिज्म मोजो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में करवाई, और उसका मकसद यही होता है कि एक बच्चा जो कि मैथ्स कॉम या मीडिया स्टडीज़ जो भी करके ग्रेजुएट होता है, वो जब एक्चुअल फील्ड में आता है तो उसको पता चलता है कि अभी भी बहुत लिमिटेड जॉब ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो बेहतर यही है कि आप अगर कैमराज नहीं खरीद सकते तो आप, हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, हम उससे कंटेंट बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ अपनी टीम को लगाएं। कुछ लोग होंगे वो डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि कैमरा हैंडलिंग में अच्छे होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि बोल अच्छा सकते हैं, कुछ लोग होंगे जो रिसर्च अच्छा करवाएंगे। सो बेसिकली उन सारे लोगों को एक टीम बन जाए, वो अपना कंटेंट बनाना शुरू करें, वो अपना कंटेंट बेचना शुरू करें। कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनका करियर मेरे सामने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, वो वन मैन आर्मी, जिन्होंने खुद अपना स्क्रिप्ट लिखना है, खुद अपनी वीडियो शूट करनी है, खुद उसको एडिट करना है, खुद उसमें विजुअल्स डालने हैं, और उनके मिलियंस में व्यूज, लाखों में व्यूज। ऐसी क्या खास बात होती है?
कहते ना सही वक्त पे काम शुरू कर दिया जाए तो फिर आप कर सकते हैं। तो वो खुशनसीब लोग हैं और वो अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने सही वक्त के ऊपर ये काम शुरू कर दिया। बल्कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल मीडिया इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर हम सही वक्त के ऊपर अगर अपना 2014 से पहले जब हमारी फेसबुक और यूट्यूब की इतनी रेगुलेशंस नहीं थी, एक टर्म हम यूज कर सकते हैं ओवर सैचुरेशन, यानी कि फील्ड के अंदर अब हर कोई, हम आई एम श्योर हम तीनों का एक डिजिटल मीडिया अकाउंट भी होगा। अगर हमारा है तो सोचेंगे कितने नॉन क्रेडिट नॉन सहाफी लोग भी होंगे जो कि अपना कंटेंट बनाना चाह रहे होते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा, जिन लोगों ने अच्छे वक्तों में काम शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस के ऊपर कंटेंट अपलोड करते रहे। अभी भी मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर जो भी कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी नीश से स्पेसिफिक हो, आप लोग कोशिश करें कि रुके नहीं। हो सकता है 1 साल तक आपको व्यूज न मिले, हो सकता है 1.5-2 साल तक आपको व्यूज न मिले। एक और इम्पोर्टेंट चीज, हम किसी भी पेज पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम की बात हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, बॉटिक व्यूज है या बॉटिक फॉलोअर्स है या ऑर्गेनिक है, ये कैसे पता चलेगा? और ये बहुत इजी होता है, ये बहुत ही आसान तरीका होता है, क्योंकि उसमें आपने बस थोड़ा सा रिसर्च करनी है। ठीक है, आप जाएंगे, आप देखेंगे अच्छा फॉलोअर्स तो है लेकिन एंगेजमेंट नहीं, कि यानी कि कमेंट्स कम है। आजकल तो कमेंट्स भी खरीदे जा सकते हैं, लाइक्स भी खरीदे जा सकते हैं। अगर कोई सारा कुछ खरीद ले फिर कैसे पता चलेगा? हर पोस्ट के लिए वैसे हर पोस्ट पे जो है ना, हर पोस्ट पे बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी का दिमाग खराब हो, पैसे बहुत हो, खरीद पहले पैसे बहुत हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी उनके अकाउंट जो फॉलोअर्स की लिस्ट में जाएंगे तो आपको फेक फॉलोअर्स समझ आ जाएंगे कि वो पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं होते। ठीक है, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। yes. मुझे ये बताएं कि पॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है जो एक नॉर्मल इंटरव्यू में डिफरेंस नहीं है? अब देखें, एक इंटरव्यू भी 1.5 घंटे का होता है, ऑडियंस उसको नहीं देखेगी। एक पॉडकास्ट 1.5 घंटे का है, उसमें लोग इंटरेस्टेड होंगे। ये पॉडकास्ट का सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल चेंज करने से हो गया चेंज, या उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? अच्छा, सो पॉडकास्ट, मैं उन लोगों में से थी जो बिलीव करते थे कि भाई मैं तो कभी पॉडकास्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी भी यही थिंकिंग थी कि जी इंटरव्यू भी वही सेम चीज़ है, आपको मैं सामने बिठा दूँ, हम दोनों माइक्स पे बात कर रहे हैं। तो बस जिस तरह से मैंने कहा ना कि आपकी जो नैरेटिव होता है, नैरेटिव बिल्डिंग या नैरेटिव की जो टेक्निक होगी आपकी, वो चेंज हो जाती है पॉडकास्ट में। वो बनता ही डिजिटल मीडिया के लिए, तो उसमें सवाल भी वैसे होते हैं और जवाब भी वैसे उसमें ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, उसमें कंटेंट ही ऐसा होता है कि जो कि डिजिटल मीडिया देखना चाहता है। एक ऐसे पॉडकास्ट को मैंने अक्सर देखा, डिफरेंट गेस्ट होते थे, सेम पॉडकास्ट, जिसमें सवाल होता था आपकी तलाक कैसे हुई। हर सामने बैठी खातून ये जस्टिफाई कर रही होती थी मेरी तलाक कैसे हुई। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क का डिलेमा है कि हम लोग ऐसा कंटेंट देखना चाहेंगे। सो पॉडकास्ट का सक्सेस आजकल इसी वजह से डिजिटल रिनाउन पॉडकास्ट की बात कर रही हूँ जिसपे हमारी बड़ी बड़ी खवातीन स्टार्स बैठी होती हैं, वो बैठ के बता रही होती हैं उनकी तलाक कैसे हुई। ओके, अच्छा, इसके अलावा अब हम जरा अगर कंटेंट क्रिएशन की साइड से थोड़ा सा निकले और इस तरफ आते हैं कि आपने अपने बिजनेस को बूम देना है, उसके लिए डिजिटल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त, और बजाय इसके कि आप एक प्रॉपरली एजेंसी को ऑन बोर्ड करें, आप क्या खुद कर सकते हैं हैंडल? वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि कोविड-19 के बाद से हम सब ने अंडरस्टैंड कर लिया कि सारे बिजनेसेस को डिजिटल प्रेजेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं एक मेंशन करती हूँ हमेशा हर जगह जाके कि इफ़ यू आर नॉट ऑन गूगल इट मीन यू डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मुझे आपके ब्रांड के बारे में जानना तो सबसे पहली चीज़ मैं ये करूँगी, मैं गूगल करूँगी। अगर आप गूगल पे नहीं है तो मुझे नहीं पता कि आपका ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले ये कि उसकी वेबसाइट होना, उसके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होना और उसके ऊपर रेगुलर पोस्टिंग होना उतना ही ज़रूरी है कि जितना आपका प्रोडक्ट बनना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक लोगों को दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा नहीं। दूसरा ये कि ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत सी ऐसी टेक्निक सीख जाते हैं। डिजिटल मीडिया बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। और हम जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस यूज़ करते हैं फेसबुक से लेके अगर आपके एडसेंस या फिर जितने भी आपके एड कैंपेन्स होती हैं, अगर आप प्रॉपरली 1-2-3 दिन अच्छे उसके ऊपर काम करें, 2-3 वीडियोज़ देख लें तो आप बहुत ईजिली अपने ब्रांड्स को खुद भी मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम बिकॉज मुश्किल हो जाता है कि अगर आप वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करेंगे ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपको एक टीम चाहिए होगी जो कि इसको देख सके आगे। वेल, थैंक यू सो मच बख्तावर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम ही काम के लिए, एंड आई होप कि लोगों को पता लगा होगा कि कंटेंट क्रिएशन जो है वो किस तरीके से वर्किंग होती है। तो जो लोग इस वक्त सोच रहे थे अभी तक कि कंटेंट बनाएंगे तो बनाना शुरू कर दें और हैंडल करें अपने मीडिया को और पैसे कमाएं। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी डिजिटल मीडिया की। अब चूंकि हम इसी मीडियम के थ्रू सोशलाइज करते हैं तो इसे सोशल मीडिया भी कहा जाता है। अब सोशल मीडिया के नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनमें से एक बहुत तकलीफ दह एस्पेक्ट ये है कि उस पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर की जाती है, जो बहैसियत मुसलमान हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका तदारुक करने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं, मुख्तलिफ उलमाए दीन के साथ हमने सेगमेंट्स किए जिसमें इस पर बात की कि इसके तदारुक के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं, एक माहिर कानून से ये जाने कि लीगल ऑप्शंस क्या है, कानून मौजूदा क्या है, कानून क्या कहता है, कानून के अकॉर्डिंग क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे गुस्ताखाना मवाद की तशहीर को रोका जा सकता है। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जनाब आफ्ताब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, खैरियत से हैं आप? सो नाइस ऑफ यू सर। जिस तरीके से सलमा ने मेंशन किया कि हम लोग अभी तक इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं और हमारे पास ये एंगल्स निकल रहे थे इस्लामिक आइडियोलॉजी से रिलेटेड, हमारा मजहब क्या कहता है और हमारे उलमा कराम कितनी कंट्रीब्यूशन अपनी कर सकते हैं और उनकी तरफ से जो हमें सिखाया गया कि कैसे दीनी तालीमात को हम लोग पढ़कर उनसे इस्तिफादा हासिल करते हुए इन चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन आईने पाकिस्तान के मुताबिक और आपके नज़दीक इसका नया एंगल हम लोग देखें तो कानून क्या अपनी जो है ना वो राय देता है और कानून क्या अपना रास्ता इख्तियार करेगा? पहले तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, लाखों दरूदों करोड़ों सलाम उस हस्ती पे। बेशक। और दूसरा, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने आज बुलाया और दिस इज़ ए वेरी सेंसिटिव इशू। ज़ाहिर सी बात है कि आका अलैहिस्सलाम के हवाले से या दीन के हवाले से या कोई बात हो तो लोग वैसे ही खामोश रहते हैं, उनका जी नहीं चाहता कि इस पर कोई बात करें, सच्ची या दूसरी ना उसमें रहते हैं। जहाँ तक 290 ये इस ब्लास्फेमियस लॉ की बात है ना जी, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द प्रॉफिट हिमसेल्फ। जी बेशक। फतह मक्का के बाद 4 लोग गुस्ताख थे, उनमें एक खातून भी थी, वो शायरा थी। वो शायरी में आका अलैहिस्सलाम के हवाले से ऐसे बात किया करती थी एंड देन शी वाज अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली तो बात ये है कि हम जो इसकी बेस ढूंढ रहे हैं कि क्या कहीं भी ये था या नहीं था, लेकिन ये फतह मक्का के ऊपर ऐसा हुआ। एक बात। दूसरी बात, हमारा खुद मज़हब और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि कोई आजकल इसमें थोड़ा सा ये बात आ रही है कि ये आप माइनॉरिटीज़ के लिए करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कत्तन भी। अल्लाह के नबी की हदीस है कि कोई शख्स इस्लामिक स्टेट में अगर किसी ज़िम्मी को, ज़िम्मी इज़ द पर्सन हु इज़ नॉन मुस्लिम, सताएगा तो आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि क़यामत वाले दिन मैं उसके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा पेश करूँगा। ये तो जनाब आका अलैहिस्सलाम की बात हो गई। अब एज़ फार एज़ दिस लॉ इज़ कंसर्न, इसके मुख्तलिफ मुहरकात हैं, इसके एस्पेक्ट्स आप देख लें। सबसे पहले आप कल्चरल एस्पेक्ट होगा, लॉ ऑफ द लैंड होगा और इंटरनेशनली इसको कैसे देखेंगे और बाकी जो तंजीमें बनी हुई हैं वो इसके हवाले से क्या कहती हैं और फिर हम लॉ आते। हमारा ये जो लॉ स्टार्ट हुआ ना जी इंडिया में, ये 1927 से हुआ। उस वक्त इंसर्ट की गई कि आप लोगों के मजहबी मकामात के हवाले से बात नहीं करेंगे। उनकी बात करने से मुराद ये है कि किसी भी तौर पर अगर आप कहीं को फ़ोटो बनाते हैं या आपके गेस्चर से या आपके पोस्चर से या किसी भी तौर पर ये बात हो कि इससे लोगों की दिल आज़ारी होती है उनके मज़हब की, तो दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एंड अल्टीमेटली उसमें चेंजेस आती रहीं। फिर 1980 में ये 295 से शुरू होता है जी, ठीक है, 295 सी और फिर आगे 295A, 295B, 295C, ठीक है। 295 तो इट्सल्फ बताता है कि किसी भी, ये नहीं इस्लाम की बात करें, किसी भी लोगों के मजहबी प्लेसेस को आप नहीं छेड़ेंगे। ठीक है ना। 295A फिर मसाजिद के हवाले से या इस हवाले से आता है। 295B आता है आप कुरान के उस पेजेस को नहीं अच्छा। या जो आपके पास वो रीडिंग आएगी या कोई और 295 हाँ जी ठीक है। और 295C आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और किसी भी प्रॉफिट के बारे में, अच्छा, किसी भी प्रॉफिट के हवाले से, किसी देखें हमारे लिए जनाबी किसी की नहीं कर सकते। हमारा मजहब कहता है कि उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो तो वहाँ सच्चे खुदा के बारे में वो गलत बात ना करें। इस हवाले से एक बात मैं और इजाफा करता चलूँ, आज चले मौका मिले कि ये जो 295C है ना, स्पेसिफिकली ये आका अलैहिस्सलाम के हवाले से है और बाकी सारे। अब कुरान खुद ये फरमाता है
कि सलामुल्लाह का अलल नूह, अल्लाह की सलामती हो नूह पर, सलामुल्लाह का अलल इब्राहीम, सलामुल्लाह का अलल ईसा, ये अल्लाह के वो बंदे हैं हमारे कायद के मुताबिक कि जिन पर अल्लाह की सलामती हो, जिन्हें कुरान में अल्लाह खुद सलामती दी, तो वो सारे हमारे लिए बहुत सैक्रेड है। और दूसरा हमारे दीन ने बड़ी डिस्टिंग्विश कर दी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये तो सर आपने क्लियरली कह दिया हमारे दीन के मुताबिक, और आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 295C जो है वो क्या क्या 295A B C क्लॉजेस क्या क्या चीज़ें वो डिफाइन कर रहे हैं। सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया का आईने पाकिस्तान के अंदर कुछ है, या सोशल मीडिया भी जो आपने 295 ही मेंशन किया उसी के जुमरे में आएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली। एक तो सोशल मीडिया का एक पहले मैं आया था जिसको साइबर क्राइम कहते हैं, एक तो उसकी सेक्शन लगेगी और साथ में ये रेलिवेंट सेक्शन लगेगी। अगर किसी ने ऐसी जिसारत की या ऐसी बात की, सोशल मीडिया डज नॉट मीन कि हर बंदे को हर बात कहने की आप आईने पाकिस्तान के अंडर लाई करते हैं। आपसे पूछा जाएगा हमारे जैसा कोई भी जिम्मेदार शहरी जब देखता है इस तरह की पोस्ट, वो उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे रिपोर्ट करेगा साइबर क्राइम? वो देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसकी स्कीम समझे ला की स्कीम क्या है कि इसका ये मकसद किसी को सजा देना नहीं होता, सोसाइटी सेट करनी है, अच्छा, मुआशरा सेट करना है। मुआशरा किन बातों पे, जहाँ पर मॉरल वैल्यूज हों, अखलाकी तौर पे भी और उस तरह भी जिस तरह लोगों को नुकसान पहुँचे, इधर मेंटली और किसी तरीके से। अब ये जो सजाएं रखी गई हैं या ये जो मामला रखा गया है, ये क्रेडिबल लोगों का है। सूरह हिजरात में आप देखें, पहली स्टार्ट करते हैं तो वो फरमाते हैं कि नबी की आवाज़ों से ऊंचा ना करें। अगली कमांड उसी तरह की है कि अगर कोई बंदा आपके पास कोई झूठा फासिक आए और ख़बर लेके आए, उस वक्त तक उस पर अमल ना करना जब तक उसकी तस्दीक ना कर ले। अब हमारे यहाँ होता ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, ठीक है, लोगों की कुछ एंग्जाइटी भी होती है, कुछ मैं सच्ची बात बताऊँ, आई एम सिटिंग हेयर और आई एम टेकिंग द नेम ऑफ माई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैरून मुल्क या वो लोग जो इस्लाम से नहीं पसंद करते, जो इसको कहते हैं कि ये आज़ादी है, वो उन लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर दी, किसी ने उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी कर दी, किसी ने ऐसा लिटरेचर शाया किया कि इस्लाम को बिल्कुल ही और बात बता दी। सो इन ऑर्डर टू गेन, सस्ती शोहरत के लिए, अमेरिका का वीज़ा लगवाने के लिए, इंग्लैंड का वीज़ा लगवाने के लिए वो ऐसी हरकत करते हैं, ठीक है ना, मेंटली, और वो होते अपसेट, उनकी एंग्जाइटी होती है। सर, ये जो वीज़े वाली इंटेंशन के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं, क्या उनका वीज़ा प्रोसेस भी रुकवाया जा सकता है इस लॉ के थ्रू? जब वो इसमें आ जाएंगे, जब उनके ऊपर FIR हो जाएगी तो डेफिनेटली वीज़ा भी रुक जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ मैंने आपको एस्पेक्ट बता रहा था कि जब इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल दुनिया की बात होती है तो वो एस्पेक्ट ही और करते हैं, वो मामलात ही और करते हैं। आपको बताएं, कुड यू बिलीव कि इस ब्लास्फेमी लॉ में आज दिन तक कोई बंदा एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारे पाकिस्तान में? हाँ, अंडर द लॉ नहीं हुआ। क्यों सर अंडर द लॉ नहीं हुआ? कोई ना कोई हुक्म रह जाता है, कोई मामला रह जाता है। अब इसका उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी बड़ा ठीक किया हुआ है कि एक SP लेवल का बंदा जो है उसके साथ एक इंस्पेक्टर लगेगा। हाँ, इस तरह नहीं, आम नहीं, देखें बहुत ये तो अच्छी बात है। SP लेवल का बंदा उसकी तस्दीक करेगा और इंतहाई क्रेडिबल जरिए से, क्रेडिबल लोगों के जरिए से उनकी शातें इकट्ठी करेगा, उसके सबूत इकट्ठे करेगा, तो फिर उस निस्बत से उसको सजा या जजा की बात। और सर, हमारा साइबर क्राइम क्या कहता है? साइबर क्राइम में किस तरीके से ये लोग आते हैं? साइबर क्राइम तो मैंने पहले भी बताया था कि साइबर क्राइम तो वो जो कंप्यूटर के जरिए किया जाए। सो सोशल मीडिया कम्स इन दैट रिलेटेड है। यस, हाँ, उसी एम्बिट में आता है ना। जब आप कंप्यूटर के जरिए ये करेंगे तो वो सोशल, आजकल चूंकि सोशल मीडिया है और इसकी एक्सेस पूरी दुनिया में है, बिल्कुल, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, कोई इंग्लैंड से देख रहा है, कोई हिंदुस्तान से देख रहा है, तो सो उस बंदे की या अच्छा सर, एक और चीज़, जिस तरीके से सलमान ने मेंशन किया था कि हम लोग जब देख रहे होते हैं कंटेंट, तो आप खुद कंप्लेन करें किसी का देख के, अगर कोई आपके सामने ऐसी चीज़ आ जाती है, लेकिन इसके अलावा क्या साइबर विंग या हुकूमती इदारे खुद भी ऐसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं? डेफिनेटली नहीं, काम कर भी रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल कर रहे हैं सर। देखें आप, हु शैल बी द कंप्लेनेंट, कौन कंप्लेन कर कौन सकते हैं? ये एक कंसेप्ट है ना कि सुनी सुनाई बात में नहीं होगा। अगर सोशल मीडिया पे फर्ज करें मैंने एक ऐसी पोस्ट देखी जिसमें कुछ तहरीर किया गया है, तहरीर करने वाला बंदा या उसके साथ कोई पिक्चर अपलोड की गई है, मैं चाहती हूँ मैं उसको रिपोर्ट करूँ, अब मुझे कंपोनेंट्स क्या चाहिए, कौन से अवामिल पूरे होंगे तो मैं दरख्वास्त देने की अहल हूँ? आप वो ले लें, उसकी ID ले लें, ठीक है, और आप साइबर क्राइम चले जाएं।
फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि ये किसकी है, ठीक है, कहीं से ये इस तरह तो नहीं हुआ कि किसी और की आईडी पे आ गया, कोई बंदा और मामला आ गया, तो वो ना इसमें ख़राब हो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस मामलात, ऐसे मामलात में ना वन शुड बी वेरी सेंसिटिव। देखें, लोग आका अलैहिस्सलाम पर मरने मारने के लिए तैयार हैं, पक्की बात है ना। जो ही उससे ऐसा कोई बंदे का कोई हरकत होती है, जब तक तस्दीक ना कर लें उस वक्त तक उसकी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तो जो भी मामलात हैं, अगर उसके खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है तो डेफिनेटली ही शुड बी हैंग। और अगर ऐसा मामला हो तो रिपोर्ट करते वक्त जो जिस बंदे के खिलाफ रिपोर्ट हो रही है उसका नाम क्या सीगा राज में रखना चाहिए, क्योंकि फिर ज़ाहिर है लोग अटैक तो करेंगे, फिर अवामी जज्बात तो मुश्तिल होते हैं इस तरह। सीगा राज में ना मुजरिमून जो होते हैं ना, कुरान भी कहता है इनके साथ सलूक और तरह का होता है। ये बात नहीं है, वो कोई मामूली हस्ती की बात नहीं। जुर्म साबित होने तक, मैम सुने ना, मेरी बात तो सुने ना, जुर्म साबित होने, मैम मेरी बात सुनो, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। बेशक बेशक, ठीक है ना। आपका मतलब आप सब उठा के देख लें, उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। दुरुस्त। मैं स्पेसिफिकली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा बेशक, हूँ, बाकी ला से भी हटकर थोड़ा सा आप कहेंगे कि मौजू से भी हट गया, दुरुस्त, कि जब तक आप उनको अपनी जानों और अपने वालिदैन से ज़्यादा मुकद्दम ना रखें। सही बात। अगर आप रखेंगे, आप देखें हमारी और बात होती है ना, जब असहाब उनसे बात किया करते थे तो वो कहते थे कि हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप हुक्म करें। अब जब ये जो लॉ है ना, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी हैं। चले प्रोसीजर्स में लकूना होंगे, अब्यूज़ ऑफ लॉ होगा, वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन हर बंदे को, मेरी तरह के बंदे को, आप तरह के बंदे को उठें और उठ के तो आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई लिटरेचर लिखें, कोई मामला लिखें, ये बात इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं, इट्स नॉट सो ईजी। हमें उस हस्ती के हवाले आप देखें कि अल्लाह जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, जब भी लेते हैं, वो कहते हैं अल्लाह मुझे और रसूल को गुज़ान पहुँचे। अल्लाह को गुज़ान पहुँचा सकता है? नहीं पहुँचा सकता। ठीक है ना। सूरह अहज़ाब की एक आयत है, मैं वैसे इजाफा करता चलूँ, सूरह अहज़ाब की जहाँ पर हम आयत पढ़ते हैं ना, क्या मोमनो आप हम और हमारे फरिश्ते इन पर दरूद व सलाम भेजते हैं, आप भी भेजा करें। बेशक, बेशक। मैं अरबी कंटेक्स्ट नहीं करता, उसके साथ नेक्स्ट आयत है जी, उसका तर्जमा ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इज़ा देगा उस पर लानत हो। मीनिंग देयर बाई कि दोनों ऑर्डर्स की, दोनों कमांड्स की सेंटिटी एक है। बेशक, बेशक। ये तो हम इसके सिनेरियो पे बात कर रहे थे। अब इस हवाले से जो कोर्स है ना, कोर्स थोड़ा सा और व्यू लेती है। कोर्स के ऊपर सारी बात है, बहुत सर आज के लिए हमारे पास वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन इंशाल्लाह आपको ज़रूर दोबारा मौका देंगे ताकि हम लोग इस पे मज़ीद भी डिस्कशन कर सकें। आज नया एंगल हम लोगों ने दरियाफ्त किया कि हमारा आईन पाकिस्तान क्या कहता है, और उसमें ख़ास तौर पर हमारा आर्टिकल 295 और फिर उसके क्लॉजेस A-B-C। बहुत शुक्रिया साहब आपका के लिए, बड़ा आपसे अच्छा लगा बात करके, और हमें भी बहुत अच्छा लगा सर। सलामत रहें ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक शेयर करें। मुझे सलमा को, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, लेकिन बात का जहाँ से आगाज़ हुआ था वहीं पर इख्तिताम करेंगे कि पानी कम से कम जो है वो ज़ाया करें, बहुत ही कीमती चीज़ है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।